इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स की वीडियो आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें अभी करेंटली जो स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और स्पेशली मोदी सरकार की 2014 के बाद से अब तक जो बहुत प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, उनके बारे में हम रफली चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो इनिशिएटिव्स हैं, जो प्रोजेक्ट हैं छोटे छोटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट, उनके बारे में पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म क्या है या ये किससे रिलेटेड है। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आपको नेचर समझना पड़ेगा कि एग्जाम में स्कीम से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला पूछा जाएगा कि ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले वो मिनिस्ट्री पूछेगा। क्लियर है? तो आपको पहला मिनिस्ट्री पता होना चाहिए कि वो स्कीम किस मिनिस्ट्री की है। दूसरा, मिनिस्ट्री के बाद जो बड़ी स्कीम्स हैं, जो अम्ब्रेला स्कीम्स कहा जाता है। अम्ब्रेला स्कीम्स का मतलब होता है फ्लैगशिप स्कीम्स भी कहते हैं उन्हें, जो प्रोमिनेंट मेजर स्कीम्स होती हैं और उनके अंदर बहुत सारी सब स्कीम्स शामिल होती हैं। ऐसी स्कीम्स को फ्लैगशिप या मेजर स्कीम्स या अम्ब्रेला स्कीम्स कहते हैं। तो उनकी लॉन्च डेट पूछता है कि भाई लॉन्च ईयर बता दो, कब लॉन्च हुई। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, क्या पर्पस है, क्यों लाई गई है वो स्कीम। तो ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे स्कीम से पूछता है। चौथा, जो प्रोजेक्ट छोटे छोटे होते हैं, जो छोटे छोटे इनिशिएटिव्स होते हैं, उनकी वो फुल फॉर्म पूछ लेता है। स्पेशली एसएससी में पूछता है, यूपीएससी या अदर एग्जाम्स में तो नहीं पूछता है, एसएससी वनडे एग्जाम्स में फुल फॉर्म पूछ लेता है। जैसे एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का, मैं आपको बता देता हूं, माँ। क्वेश्चन पूछ लेगा माँ का मतलब क्या है, सरकार का जो इनिशिएटिव है, तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता है इसकी फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि ये इनिशिएटिव किसके लिए है। तो जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं, जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं छोटे छोटे बच्चों को, उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम है कि माताओं में बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस पहुंचाई जाए, जागरूकता पहुंचाई जाए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, छोटे बच्चे को कम से कम 1 से 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध, है ना, बहुत जरूरी होता है उसके न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि माँ का, बोला जाता है, माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्लियर? तो उसके अवेयरनेस के लिए एक इनिशिएटिव सरकार ने चलाया है, माँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्कीम्स की ओर बढ़ते हैं। पहली स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, एक क्वेश्चन एसएससी में या वनडे एग्जाम्स में और पूछता है कि वो पूछ लेता है कि वो इसके मिनिस्टर कौन है। तो मैंने जो नई सरकार बनी है 2024 में, मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी है, उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स, कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उस मंत्रालय के, उनके बारे में लिखा गया है। पहली हम स्कीम चर्चा कर रहे हैं, स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है, जिसके मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जेपी नड्डा साहब हैं, जो बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। पहली स्कीम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आपने सुना होगा। स्कीम लॉन्च होती है 2018 में रांची से। स्कीम का नाम था आयुष्मान भारत स्कीम और इसके 2 कंपोनेंट थे। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके कितने कंपोनेंट थे? 2। एक जिसमें खोला जाना था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, स्वास्थ्य एवं जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले जाने थे। हिंदी आप देख लेना, इसकी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं फिर। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कितने खोले जाने थे? 1.5 लाख, जिसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट होता, प्राथमिक चिकित्सा होती। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है जो खांसी है, जुकाम है, फीवर है, इन सब का इलाज, मतलब पीएचसी कह सकते हो, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, उनकी बात आप कर सकते हो। दूसरा कंपोनेंट इसका था प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें सेकेंडरी और टर्शरी केयर शामिल थी। सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर का मतलब होता है डायग्नोस्टिक्स, जैसे पैथोलॉजी लैब होती है, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं आपके। इसके अलावा
ऑपरेशन सर्जरी, जो बहुत महंगा प्रोसेस होता है। क्लियर है? तो आपको ये पता होगी भारत में सबसे बड़ी समस्या है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर कौन से फील्ड में? हेल्थ के फील्ड में। बेचारा गरीब आदमी उतना कमा नहीं पाता है, एक बार बीमार होता है उससे ज्यादा उसे क्या करना पड़ता है? बीमारी में खर्च करना पड़ता है। ऐसे में कर्ज के जाल में, डेट ट्रैप में फंस जाता है, क्योंकि कर्ज लेता है, कर्ज पे फिर उसे गांव में इंटरेस्ट देना पड़ता है इनफॉर्मल सेक्टर में, और वो कर्ज में डूब जाता है। तो भारत में गरीबी का बहुत बड़ा कारण है हेल्थ में आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर। का मतलब है जितना जेब उसकी इनकम है, जेब की मतलब पूरे महीने की जितनी कमाई है उससे ज्यादा तो वो एक बार बीमार होने पे वो या उसके परिवार में कोई व्यक्ति वो हेल्थ में चला जाता है खर्च के रूप में। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाई गई, जिसमें सरकार ने 5 लाख रुपए पर ईयर पर फैमिली को फ्री हेल्थ केयर की सुविधा दी है। एक प्रकार से ये हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज, हेल्थ कवरेज देने वाली स्कीम है, जिसमें हर साल एक परिवार को सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए सरकार जो बेनिफिशियरी है 5 लाख रुपए तक का इलाज की मुफ्त सुविधा देती है। इसमें सरकारी हॉस्पिटल भी आते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, अपने परिवार का कोई व्यक्ति जो बीमार होता है, उसका कोई खतरनाक रोग हो जाता है, कोई सर्जरी होनी है, बहुत पैसा खर्च होना है, तो 5 लाख रुपए हर साल सरकार देगी इलाज कराने के लिए। ये स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पर्पज मैंने आपको बता दिया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ावा देना है। हर व्यक्ति, यूनिवर्सल मतलब सबको, फॉर ऑल। किसकी कवरेज? हेल्थ की। हेल्थ की फैसिलिटी सब तक अवेलेबल हो, सबके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपना इलाज करा सके। ये स्कीम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखो 2 चीजें लिखी होंगी, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। स्कीम्स 2 टाइप की होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बोल दे रहा हूँ, केंद्रीय क्षेत्रक योजना, और एक ऊपर ये लिखा हुआ है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, केंद्र प्रायोजित योजना, है ना। ये स्पॉन्सर्ड लिख दे रहा हूं यहाँ पे, डिफरेंस पता चल जाए। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो भी होती है उसमें 100% जो एक्सपेंडिचर होता है, पूरी योजना का जो खर्च होता है वो भारत सरकार देती है। और जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है सेंट्रली, उसमें जो योजना का खर्च होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक सर्टेन रेशियो में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। जैसे वो 50:50 हो सकता है, वो 60:40 हो सकता है, और वो 75:25 हो सकता है। जो अभी एडॉप्टेड रेशियो है वो है 60:40। मतलब किसी स्कीम में अगर वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो उसमें अगर 100 रुपये खर्च होंगे तो 60 रुपये भारत सरकार देगी, और 40 रुपये जिस राज्य में वो खर्च हो रहे हैं उसमें उस राज्य की सरकार देगी। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, फ्री LPG गैस कनेक्शंस टू पुअर फैमिलीज, प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री हाउस जो है हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर, तो गरीब के लिए मुफ्त में जो घर बना के देती है सरकार, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, ये सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार भी खर्च करती है और राज्य सरकार। इसको रिकमेंड किया गया था, जो इस समय हेल्थ पॉलिसी चल रही है वो कब आई थी? 2017 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इस समय जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है वो कब आई? 2017। ये लिखा हुआ है नीचे, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये पहले बता चुका हूँ। बेनिफिशियरी कौन होंगे? तो जो सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस हुआ था, सामाजिक और आर्थिक जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें जो इसने क्राइटेरिया रखा है उसके जो बेनिफिशियरी होंगे उनको इसमें डाला गया है। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो इसको लागू करेगी स्कीम को, उसके हेड कौन होंगे? तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इस समय JP नड्डा जी इसके क्या हैं? हेड। इस योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए, इससे लोगों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए, ये स्कीम जब 2018 में लॉन्च की गई तो इससे भारत में जो परिवार हैं उनके लगभग 80 करोड़ पॉपुलेशन को कवर किया जाना था। क्लियर है? 80 करोड़ ना मान के, मान लो सरकार ने जो
बोला था, आइडिया लगाया था, देखो फिक्स नहीं है, 60 करोड़ मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अभी तक ये जो डेटा पहुंचा है, कार्ड बने हैं 29 से 30 करोड़ कार्ड ही बन पाए, मतलब अभी भी 50, अगर 60 करोड़ मान लें तो 50% तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि अवेयरनेस का अभाव है, लोगों को फिर लोगों में जागरूकता नहीं है। तो इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं, जैसे आयुष्मान भवा कैंपेन, आयुष्मान आपके द्वार 3.0, जिसमें सरकार के जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो घर घर जाते हैं और उन बेनिफिशियरी को हेल्थ कार्ड बनवाते हैं। आयुष्मान आपके द्वार, आयुष्मान मेलाज लगाए जा रहे हैं, आयुष्मान सभाज लगाई जा रही हैं गांव में, अवेयर किया जा रहा है। अगला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में डिजिटल हेल्थ रिपोजिटरी तैयार करने के लिए। देखिए बहुत लेमन टर्म में मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अभी आप इलाज कराने जाते हो, एक डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, उसने चेकअप किए, चेकअप करने के बाद उसने क्या किया, दवाई दी, आपके वो दवाई काम की नहीं आई, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हो, पुराने डॉक्टर ने क्या दवाई दी, क्या किया क्या नहीं किया, ये कुछ आपको ना तो डॉक्टर पूछता है ना आप बताते हो, तो वो भी अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, वो अपनी तरह से दवाई देना शुरू कर देता है। इससे एक तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, दूसरा आपके इलाज में देरी होती है क्योंकि आप ठीक होने में टाइम लगेगा, तीसरा ज्यादा दवाई खाने से स्वास्थ्य पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार क्या कर रही है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लेके आई है, जिसमें हर एक व्यक्ति की डिजिटल हेल्थ रिपोजिटरी होगी, मतलब एक ऐसी रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, डिजिटल रजिस्ट्री, जिसमें आपको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा। आभा, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लीजिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा, मतलब आपको एक 14 नंबर का, जैसे आधार है ना, आधार में 12 नंबर का डिजिट है आपका, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो, ऐसे ही हेल्थ कार्ड बना दिया जाएगा और एक 14 नंबर का एक डिजिट आपको दे दिया जाएगा। आप ऑनलाइन डालोगे, आपका हेल्थ की पूरा रिकॉर्ड खुल जाएगा। उस अकाउंट को क्या कहेंगे, आभा अकाउंट कहते हैं, और ऐप को आभा ऐप कहते हैं। अब आपने मान लो आज आपका अकाउंट बन गया, और आज से 10 साल में, मान लो आज 2024 है और 2034, मान लो बात चल रही है 2034, तो 2034 में जब आप ये अकाउंट खोलोगे तो ये 10 साल में आपने जितना इलाज कराया है सबका डेटा किसमें होगा, आपकी हेल्थ रिपोजिटरी में होगा। इसका मतलब ये है कि एक डॉक्टर को आपने दिखाया, जो डायग्नोस कराया, जो टेस्ट कराए, अगर दूसरे डॉक्टर पे दिखाने जाओगे तो आपकी वो डिजिटल अकाउंट चेक करेगा और पहले देख लेगा, अच्छा ये वाले टेस्ट हो चुके हैं, ये वाली दवाई इन पे यूज हो चुकी हैं, जो इफेक्टिव नहीं थी तो वो दवाई को चेंज कर देगा और बार बार उन टेस्ट को बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जल्दी सीखोगे, दवाइयों का हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट कम हो जाएगा और खर्चा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही पर्पज है इसका। इसको भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंप्लीमेंट कर रही है। नेशनल हेल्थ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में लॉन्च किया गया, लेकिन 2005 में जब ये लॉन्च किया गया तो इसका नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन था। पर्पज है कि ये क्या करता है, राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को भारत सरकार, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने के लिए, टू इम्प्रूव हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बढ़िया मेडिकल कॉलेज बनाए जाए, उसमें मशीन्स होनी चाहिए, सारी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी अच्छी होनी चाहिए, इन सब पर्पज के लिए। क्लियर हुआ क्या, 2012 में इसका एक और वर्जन लेके आया गया शहरों के लिए, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, और फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दोनों को एक कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। आज के टाइम में इसके दो पार्ट हैं, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसके अंतर्गत क्या क्या की इनिशिएटिव लिए गए हैं, देखो, जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने बताया भी कई बार आपको। जननी सुरक्षा योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए, संस्थागत प्रसव, कि भाई गर्भवती जो महिलाएं हैं वो अपना हॉस्पिटल्स में क्या कराएं, डिलीवरी कराएं, घर पर डिलीवरी ना हो, क्योंकि घर पर डिलीवरी होने पर जच्चा और बच्चा, मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी है और जो वो प्रेग्नेंट लेडी है, दोनों की जान को खतरा होता है। तो इसका पर्पस था कि भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट करना, और सरकार इसमें बहुत हद तक सफल भी हुई है। IMR और MMR को कम करना इसका पर्पस था। क्लियर है? तो जब डिलीवरी क्या होगी, हॉस्पिटल में होगी, तो जच्चा बच्चा दोनों क्या रहेंगे,
सुरक्षित रहेंगे। सरकार ऐसे चीजों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देती है। तो इसमें डीबीटी किया जाता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर किया जाता है। वो महिलाएं जो क्या करती हैं, हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल्स में डिलीवरी करवाती हैं, उनको क्या दिया जाता है, कैश बेनिफिट दिया जाता है। जहाँ तक मुझे याद है 1500 रुपये या फिर एक किस्त दी जाती है, 1500 की 2 किस्तें दी जाती हैं, ठीक है। उसका मुझे कोई वो नहीं है, वो उस चीज़ को आपको याद नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सर, इम्यूनाइजेशन होगा था। आप इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन, अलग अलग चीज़ों की वैक्सीन लगाना। ये प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम है, 1985 से चल रहा है, तो नीचे लिखा हुआ है 1985 से चल रहा है। और ये सेंट्रल सेक्टर 100% फंडेड है भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दुनिया का ये सबसे लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। इसमें 12 से ज़्यादा टाइप की वैक्सीन आफ्टर डिलीवरी और प्रेगनेंसी के टाइम पर और बच्चा पैदा होने के बाद, जच्चा और बच्चा मतलब फीमेल और न्यू बॉर्न बेबी दोनों को सरकार लगाती है, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। जैसे डिप्थीरिया है, टिटनेस है, परटूसिस और काली खांसी जिसे कहते हैं, क्लियर है। इबोला करो, जीका वायरस है ना, और रुबेला है, मीजल्स है, बहुत सारे जो है 12 से ज़्यादा वैक्सीन आते हैं। अब 2014 में इसी से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ, यूआईपी से ही जुड़ा हुआ है, क्लियर है, जिसका पर्पस था जो इम्यूनाइजेशन कवरेज चल रहा था इसकी स्पीड को, और जो टारगेटेड एरिया पर ज़्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे कुछ तराई के क्षेत्र होते हैं, तराई मैंने आपको पढ़ाया जहाँ पानी का जल भराव रहता है, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया ऑफिसर्स लेट में। तराई के एरिया में जहाँ जल भराव रहता है, वहाँ पे जैसे ईस्टर्न यूपी में आप जाओगे तो ईस्टर्न यूपी में महाराजगंज है, गोरखपुर, वहाँ पे बीमारी होती है जब पानी भर जाता है बाढ़ के समय में, मच्छरों की वजह से, जापानीज एनसेफेलाइटिस, JES। तो इसका टीका, तो ऐसे एरियाज पे कंसंट्रेशन हुआ गया ना, पर्टिकुलर बीमारी एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई वैक्सीन यहाँ पे लिखती है, डिप्थीरिया, परटूसिस की वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, मीजल्स की वैक्सीन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन, रोटावायरस वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, एडल्ट जापानी जापानी एनसेफेलाइटिस, नीचे लिखा हुआ है, बाइवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल्स रूबेला वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो। ये सारी वैक्सीन किसके अंतर्गत दी जाती है, यूआईपी के अंतर्गत दी जाती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे ई संजीवनी कोविड के टाइम में किया गया। आपको पता है कोविड के समय हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए थे, लॉकडाउन किया था कोविड पूरी तरीके से। जो हॉस्पिटल्स ओपन तो कोविड के कोविड इलाज हो रहा था, कोविड का जो है ट्रीटमेंट हो रहा था। ऐसे में और सारे लोग उस समय बीमार थे, अलग अलग रोगों से, अलग अलग डिसीजेज से जो है ग्रसित थे, इफेक्टेड। ऐसे में उनके लिए ट्रीटमेंट कैसे होता है, उसके लिए सरकार ने एक ऑनलाइन OPD की सुविधा है। ये ऑनलाइन OPD सुविधा सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड है। ई संजीवनी के पाओ आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, डॉक्टर से कंसल्टेट कर सकते हो, वो आप बीमारी को ऑनलाइन में करेगा। फेस टू फेस वीडियो कॉल पे, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो, डॉक्टर को दिखा के आप उससे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हो और मेडिकल पे जाके दवाई ले सकते हो। तो कहते हैं थैंक मेडिसिन की सुविधा है, ऑनलाइन OPD की सुविधा सरकार प्रोवाइड कराती है। कोविड-19 के टाइम में ही शहर तैयार शुरू की गई। लक्ष्य इनिशिएटिव क्या है, लक्ष्य इनिशिएटिव है जो लेबर रूम होता है। लेबर रूम मतलब वहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी, उस लेबर रूम में जो फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज को क्या करना है, इम्प्रूव करना, ये पर्पज है। लेबर रूम की क्या करना, इससे अब आसानी से और सुरक्षित तरीके से सेफली महिला की, प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी की जा सके। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना है, सुमन योजना।
सुमन योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सोल्यूशंस टू प्रेग्नेंट और वुमेन, गर्भवती महिलाओं को और नए बच्चों को किया जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं और जो नए बच्चे जन्म हुए हैं उनकी स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योजना है सुमन योजना। क्लियर है? और इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेगनेंसी के समय और आफ्टर डिलीवरी 6 महीने तक सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इनका हेल्थ केयर करती है, जिसमें इनके बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे रूटीन टेस्ट होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। महिलाएं और नए बच्चे जो जन्मे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, उन चेकअप्स को करा सकते हैं और ठीक है, और उसका लाभ ले सकते हैं। इसका पर्पज ही है IMR और MMR को कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? कौन सी स्कीम है? ये वाली स्कीम, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट दिया जाता है महिलाओं को, क्योंकि आयरन की कमी होती है महिलाओं में, एनीमिया रक्त अल्पता होती है ना, और वो नेचुरल भी है क्योंकि महिलाएं जो हैं, महिलाओं में जो उनके रेगुलर हर मंथली जो पीरियड्स आते हैं तो उसमें बहुत सारा ब्लीडिंग होती है, तो महिलाओं में एनीमिया मतलब रक्त अल्पता मतलब ब्लड की कमी हो पाए, तो ऐसे में आयरन की कमी होती है। तो आयरन की कमी ना हो पाए के लिए आयरन फोलिक एसिड का सप्लीमेंट किया जाता है। तो धीरे से किया था 600 युवा अपने नए बच्चे आशा वर्कर्स करती हैं। ये गांव में जो आशा वर्कर्स होती हैं, ANM होती हैं, आपने सुना होगा, नर्स होती हैं जो ANM ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सॉरी अदर कंपोनेंट्स भी इसमें शामिल है। एटलीस्ट 4 एंटीनेटल चेकअप्स किए जाते हैं और एटलीस्ट 1 चेकअप अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है। इसके अंतर्गत सुरक्षित मातृत्व अभियान में हर महीने में की 9 तारीख को फ्री चेकअप्स होते हैं सरकारी अस्पतालों में प्रेग्नेंट लेडीज के और जो न्यू बॉर्न बेबीज के। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 तारीख को हर महीने की। माँ, मैंने पहले ही बताया था, माँ मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, और ये सब भाई लिखा हुआ है जो मैं बता चुका हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या लैक्टेटिंग मदर्स में अवेयरनेस फैलाना, स्तनपान के लिए अवेयरनेस फैलाना। मिशन परिवार विकास फैमिली प्लानिंग के लिए है। परिवार नियोजन, पॉपुलेशन कंट्रोल जिसे कहते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसके लिए क्या है, लोगों में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, गर्भ निरोधक हैं, जो उनके लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है और इनकी इजी अवेलेबिलिटी सरकार क्या कराती है, इजी अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड कराती है। तो इंक्रीजिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर फैमिली प्लानिंग। क्लियर है? और इनमें इस योजना में मिशन परिवार विकास में वो 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट किया गया है जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 3 से ज्यादा है। क्लियर? देखिए TFR जो ऑप्टिमम TFR है वो कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए। टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, कुल प्रजनन दर कहते हैं, तो क्या होता है, एक महिला जिसका फर्टाइल पीरियड बायोलॉजिकली जो बायो साइंस मानती है, मेडिकल साइंस मानती है, वो 15 ईयर से 49 ईयर्स के बीच होता है। तो एक फर्टाइल पीरियड में एक महिला अपने जीवन में जो फर्टाइल पीरियड होता है जिसमें वो गर्भ धारण कर सकती है, उसमें एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है पूरे देश में का निकाला जाता है। उसको TFR कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स का भी निकाला जाता है। और ये कितना होना चाहिए, 2.1 को TFR 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है। प्रतिस्थापन दर मतलब TFR 2.1 से अगर ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ की समस्या होगी, और TFR 2.1 से कम होगा, TFR 2.1 से अगर कम होगा तो जो यूथ पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, जो बल्कि पॉपुलेशन है, उसमें कमी आ जाएगी। TFR 2.1 में बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ है और इसी पे लाने का प्रयास किया जाता है। क्लियर?
तो वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी TFR 2.1 से ज़्यादा है, मतलब 3 और उससे ज़्यादा है, उनको टारगेट किया गया। इसके अंतर्गत एक नई पहल किट नाम से प्रोवाइड कराई जा रही है, जो बहुत सारी फैमिली प्लानिंग की बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इस किट में शामिल किया गया है। साथ ही साथ हाइजीन्स को भी, पर्सनल हाइजीन्स को भी इसमें शामिल किया गया है फॉर न्यूली वेडिंग कपल्स, फॉर जो नए शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए। अगला अमृत प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का अमृत प्रोग्राम किसके लिए है? ये अमृत फार्मेसी आपके शहर में आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना अमृत फार्मेसी सरकार खोल रही है। क्यों? क्योंकि जो कैंसर है और जो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हैं, कार्डियो मतलब हार्ट संबंधी डिसीज है, हृदय संबंधी, इन दोनों बीमारियों की दवाएं बहुत महंगी होती है। तो सरकार ने अमृत फार्मेसी शहरों में खोलना शुरू किया है, जिसमें इन दोनों बीमारियों से संबंधित जो दवाएं हैं का इवन कार्डियक इम्प्लांट जो होते हैं, क्लियर है, वो 60 से 90% के डिस्काउंट्स पर सरकार प्रोवाइड करा रही है। ये वैसा ही है प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र हैं, जहां पर जेनेरिक दवाइयां मिलती हैं, जिनको जो 60 से 90% डिस्काउंट रेट पे मिलती है। वैसे ही कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिसीज को फोकस करके अमृत फार्मेसी अमृत प्रोग्राम चलाया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का पर्पज है कि रीजनल हेल्थ केयर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रीजनल इम्बैलेंस जो है उसको खत्म करना। राज्यों में हर राज्य में, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कुछ में ना हो, सभी राज्यों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इस योजना के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में एम्स बनाए जाते हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए जाते हैं, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए जाते हैं, ये सब, और इनको मॉडर्नाइज भी किया जाता है हॉस्पिटल्स। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। इसके 2 कंपोनेंट हैं, एम्स बनाना और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाना। क्लियर? निश्चय पोषण योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चय मतलब टीबी, क्षय मतलब टीबी होता है, निश्चय मतलब टीबी से निपटना होता है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये स्कीम किसको चलाई गई है? टीबी जो पेशेंट हैं उनके न्यूट्रिशन के लिए चलाई गई, क्योंकि टीबी जो पेशेंट है उनको सबसे बड़ी समस्या है, जो गरीब लोग हैं अगर टीबी की बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको न्यूट्रिशन बहुत अच्छा नहीं हो पाता है, तो इससे उसका डेथ रेट जो है वो बढ़ जाता है। हर महीने ऐसे मरीजों को सरकार 500 रुपए खाने पीने के लिए देती है। किलकारी एक मोबाइल हेल्थ एजुकेशन सर्विस है। किलकारी जो है ऐप है, उसके द्वारा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, न्यू मदर्स हैं, न्यू मदर्स मतलब जो नई माँ बनी है, मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली नए बच्चे को जन्म दिया है, और उनकी फैमिली को, कि वो कैसे अपने बच्चे का पालन पोषण करें, उनकी हेल्थ का कैसे ख्याल रखें, इन सब से संबंधित इंफॉर्मेशन इस ऐप के जरिए माओ को और परिवारों को दी जाती है। चलिए, तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री की स्कीम थी जो खत्म हो गई। बात करते हैं होम मिनिस्ट्री की स्कीम्स, और इसके इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, इसके मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। CCTNS बहुत फेमस है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, मैं ये बता देता हूँ है क्या। इसका पर्पज है पूरे देश के जो पुलिस स्टेशन सब थाने हैं उनको एक नेटवर्क से, डिजिटल या ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ देना है। उस नेटवर्क का नाम क्या होगा? CCTNS। जिससे होगा क्या? होगा ये कि अगर कोई क्रिमिनल किसी दूसरे स्टेट का है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है और वो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में, दूसरे स्टेट के पुलिस स्टेशन में अरेस्ट हो जाता है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक क्लिक पर सामने आ जाएगी कि अच्छा ये व्यक्ति तो यहाँ का अपराधी है, इस पे इतने मुकदमे चल रहे हैं, तो इनको पकड़ के कहाँ देना है, वहाँ पे देना है। साथ ही साथ अगर कोई अपराधी भाग रहा है तो उसकी फोटो, उससे संबंधित जानकारियां पूरे देश में सारे पुलिस स्टेशन में आसानी से सर्कुलेट करके उस अपराधी को पकड़ना और आसान हो जाएगा। बेसिकली टेक्नोलॉजी से पुलिसिंग को कनेक्ट करना है, जिससे कि अपराधियों को पकड़ना और आसान हो जाए। ई गवर्नेंस, ये जो मिशन है वो सरकार का जो नेशनल ई गवर्नेंस प्लान है उसका हिस्सा है। ठीक है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बॉर्डर एरियाज जिसका पर्पस है, इसका बॉर्डर एरियाज में जो गांव हैं
उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्योंकि एक प्रकार से नेचुरल सोल्जर्स होते हैं गांव एक प्रकार से क्या होते हैं, जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं वो एक प्रकार से नेचुरल सोल्जर्स हैं, प्राकृतिक वहाँ पे सैनिक के रूप में काम करते हैं और वो दुश्मन की सारी गतिविधियों की जानकारी समय पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को, सुरक्षा बलों को देते हैं, आर्मी को देते हैं। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनका सोशियो और एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, गाँव को मजबूत किया जाए, तो बॉर्डर की सुरक्षा अपने आप क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो वो गांव जो बॉर्डर से 0 से 10 किलोमीटर के बीच में हैं, उन पर फोकस करता है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का प्रोग्राम है। भारत के वीर ऐप, ये वो ऐप है जो भारत के जो सेंट्रल फोर्सेस के जवान हैं, वो जवान जो शहीद हो जाते हैं, तो उन शहीद जवानों के जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदान दे दिया अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए बलिदान हो गए वो सुरक्षा करते हुए, उन शहीद जवानों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए इस भारत के वीर ऐप पर जाके, आप इस वेबसाइट पे जाके आप कोई भी देश का हमारा नागरिक अपना कंट्रीब्यूशन देके उनको श्रद्धांजलि दे सकता है, उनको सत नमन कर सकता है कि हम आपके परिवारों के साथ हैं, आपने हमारे देश की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। क्लियर? तो ये भारत के वीर एक ऐप है, एक वेबसाइट है, ई सहज पोर्टल। ई सहज पोर्टल क्या है? द पोर्टल, ये वो पोर्टल है जो ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स को एक वन स्टॉप सोल्यूशन देता है कि अगर आपको आप कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कोई इंस्टीट्यूशन हो, इंडिविजुअल हो, आप किसी सरकार की कोई परमिशन चाहते हो सिक्योरिटी एजेंसी से रिलेटेड, क्लियर है, सरकार की सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहते हो आप, तो आप इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो और यहाँ से आपको सरकार को लगेगा तो वो आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देगी। क्लियर है? अगला, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चलिए, पहला स्मार्ट सिटीज मिशन, आपको पता है 2015 में शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन, जहाँ तक 2015 में ही है ये, अच्छा लिखा नहीं है, चलिए मैं बता देता हूँ, 2015 में इसको शुरू किया गया। हाँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। 15 से 20 के लिए पहली बार 5 साल के लिए शुरू किया गया स्मार्ट सिटी मिशन, जिसमें भारत में 100 सिटीज़ को टारगेट किया गया था, इनको स्मार्ट सिटी बनाना था। स्मार्ट सिटी का मतलब है टेक्नोलॉजिकल, एक टेक्नोलॉजिकल, पूरा टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीज़ बनाना था, जिसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन को बढ़ावा देना था। इसका एक प्रकार से सैटेलाइट टाउन बनाना था, स्मार्ट सिटी बनाना था, जिसमें ट्रैफिक से लेके, ड्रेनेज सिस्टम से लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सब कुछ क्या हो जाए, टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड हो जाए, स्मार्ट हो जाए। क्लियर? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सरकार हर सिटी के लिए, हर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ का फंड देती थी, अभी भी चल रहा है। क्लियर? 100 करोड़ पर सिटी पर ईयर दिए जाते हैं इसमें स्मार्ट सिटी मिशन। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना अर्बन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन जिसका नाम है, आज के टाइम में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, DAYNULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शहरों में लाइवलीहुड को बढ़ावा देने के लिए, लाइवलीहुड मतलब आजीविका है ना, सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ावा देने के लिए। तो बेसिकली ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, स्वरोजगार को सरकार बढ़ावा देती है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देती है। तो सरकार इसके अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, साथ ही साथ सरकार क्या करती है, सस्ते में लोन्स प्रोवाइड कराती है या इंटरेस्ट सब्सिडी पे लोन प्रोवाइड कराती है, जिससे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या हो सके, जनरेट हो सके। अगला, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो और इनिशिएटिव्स हैं, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है निपुण, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है। निपुण का है, नाम से ही समझ में आ जाएगा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। निर्माण का मतलब है कंस्ट्रक्शन, तो वो वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम करते हैं, बिल्डिंग्स के रोड्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके। पैसा पोर्टल,
पैसा पोर्टल किससे जुड़ा हुआ है? इस दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर प्रोसेसिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स टू बेनिफिशियरी। मैंने बोला ना, यहाँ पे सरकार सस्ते में लोन प्रोवाइड कराती है या इंटरेस्ट सब्सिडी में लोन प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए जो पोर्टल है वो कौन सा अप्लाई करने के लिए स्कीम का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में कोविड के समय लॉन्च की गई। ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए थी। फुल फॉर्म पूछ सकता है, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। निधि मतलब फंड। ये स्कीम क्या करती है? सस्ते में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले हैं, सस्ते में उन्हें क्या कराती है? लोन, क्रेडिट प्रोवाइड कराती है। और कोलेट्रल फ्री, टू फैसिलिटेट कोलेट्रल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स इन सिटीज। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा पैसा भारत सरकार देती है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो एक ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। मैंने आपको पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में, ऑफिसर्स बैच में, भारत में 4 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पहला है नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में काम करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। दूसरा सिडबी है, जो एमएसएमई, छोटी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, छोटे छोटे उद्योगों को पैसा प्रोवाइड करने के लिए काम करता है। एक हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक है। और एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। क्लियर? ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमें आपको लोन नहीं देते हैं, ये बैंकों को लोन प्रोवाइड कराते हैं पर्टिकुलर फील्ड में क्रेडिट या लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नाबार्ड के द्वारा दिया गया लोन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के फील्ड में ही बैंक बांट सकते हैं। एनएचबी के द्वारा हाउसिंग में बांटा जा सकता है। ये बैंकों को देंगे, बैंक इनका पैसा हाउसिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर में लोन डिस्ट्रीब्यूशन में करेंगे। सिडबी एमएसएमई के लिए और एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल के रूप में 1 साल के लिए दिए जाते हैं इसमें। और ये अगले सेकंड में 20 साल 20,000 ले सकते हो, थर्ड में आप 50,000 ले सकते हो अगर आप रीपेमेंट कर देते हो समय पे। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी, जिसमें जो थीम है हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर। क्लियर? 2015 में लॉन्च की गई। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक अर्बन के लिए और एक रूरल के लिए। क्लियर? पहले ये था हाउसिंग फॉर ऑल टिल 2022, अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया? 2024 कर दिया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहले ही बता चुका हूं। तो गरीबों को इसके अंतर्गत, अच्छा इसमें मैं बता देता हूं, गरीबों को इसके अंतर्गत फ्री हाउसेस दिए जाते हैं जो बीपीएल है। सरकार बना के देती है, फ्री में घर बना के देती है बीपीएल के लिए। जो लोअर इनकम ग्रुप है उनके लिए भी सस्ते में लोन प्रोवाइड कराती है। मिडिल इनकम ग्रुप एमआईजी और हाई इनकम ग्रुप एचआईजी, इनके लिए भी सस्ते में सरकार क्या कराती है? लोन प्रोवाइड कराती है इस स्कीम के जरिए। एक और इंपॉर्टेंट मिशन है अमृत मिशन। अमृत 2.0 जो शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है? 2021। ये चर्चा में था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मिनिस्ट्री अर्बन अफेयर्स ही है। अमृत मिशन जैसे ये स्मार्ट सिटी मिशन था, सैटेलाइट टाउन डेवलप करना था, टेक्नोलॉजिकल इनेबल करना था पूरे शहर को। अमृत मिशन क्या करता है? जो पुराने शहर हैं उनका मॉडर्नाइजेशन करता है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे ध्यान देता है। क्लियर है? तो पुराने शहर का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। नाम ही है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। शहरों का सकल सूरत को बदलना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट हो, वाटर मैनेजमेंट हो, है ना, ड्रेनेज सिस्टम हो, ट्रैफिकिंग हो, लाइट हो, एनर्जी सप्लाई हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको, रोड्स हो, उन सब के मॉडर्नाइजेशन करना है उसको। 25-26 तक के लिए है अमृत मिशन। लॉन्च कब हुआ? 2015 में लॉन्च हुआ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृत मिशन के अंतर्गत देखो किस पे ध्यान दिया जाएगा? वाटर सप्लाई शहर में, सीवेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट पहले बता दिया, ग्रीन पार्क्स बनाए जाएंगे, ग्रीन स्पेस डेवलप किए जाएंगे, अलग अलग
अच्छे अच्छे पार्क्स बनाना जिससे ग्रीनरी बढ़े, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन जो है पॉल्यूशन वो कम हो सके, एनवायरनमेंट अच्छा हो। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, कैपेसिटी बिल्डिंग पे ध्यान, अर्बन रिफॉर्म्स किए जाएंगे, वाटर बॉडी रिजुवनेशन, जहाँ पे भी शहरों में वाटर बॉडीज हैं उनको सही किया जाएगा, पॉल्यूशन फ्री किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट स्मार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जो पहली फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट आपको पता है कहां से कहां तक है? मुंबई से अहमदाबाद, ये लिखा हुआ है। हाई स्पीड रेल, हाई स्पीड रेल का मतलब होता है जो बुलेट ट्रेन जो 300 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से चलती है। भारत का पहला ये है। ये जो प्रोजेक्ट है 2016 में लॉन्च हुआ। जापान की एजेंसी है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ये इसमें क्या कर रही है? टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है और फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, सस्ते में लोन प्रोवाइड कराया है। तो उसी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इसी भारत के फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, स्टेशन एरिया डेवलपमेंट। स्टेशन एरिया डेवलपमेंट का मतलब है जो बुलेट ट्रेन है इस पे जो स्टेशंस बनाए जाएंगे इस रूट पर, उन स्टेशन के आसपास के एरिया के डेवलपमेंट के लिए स्कीम चलाएगी प्रोजेक्ट स्मार्ट। ये रूट है, आप देख सकते हो पूरा रूट है। और मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं, भारत का सेकंड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है, डीपीआर तैयार हो चुकी है, काम शुरू होने वाला है, दिल्ली से बनारस, दिल्ली वाराणसी। ध्यान रखना है ये जापान के सहयोग से, ये हम स्वदेशी इंडिजीनियस रूप से खुद इसको तैयार कर रहे हैं। अगली मिनिस्ट्री है जल शक्ति, जिसके मंत्री हैं CR पाटिल। जल शक्ति मिनिस्ट्री याद रखना है 2019 में बनाई गई ये मंत्रालय, और इस मंत्रालय में दो मंत्रालयों को मर्ज कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एक मंत्रालय हुआ करता था, जल संसाधन मंत्रालय, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये दो मंत्रालय थे, इनको एक करके बनाया गया जब मोदी जी की दोबारा सरकार बनी थी 2019 में, तब सैनिटेशन इसके द्वारा। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछे तो आप आंसर दे सकते हो। सबसे पहले अटल भूजल योजना, नाम ये भूजल, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ावा देना था। जो भूमिगत जल स्तर है, ग्राउंड वाटर है, उसका लेवल कम होता जा रहा है, उसको रिचार्ज करना था। तो ऐसी बहुत सारी नई नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना था जिससे ग्राउंड वाटर इंप्रूव हो सके। ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2019 में लॉन्च की गई। नमामि गंगे मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है 2014 में। गंगा और उसके अलावा भारत, जब गंगा साफ हो जाए तो उसके अलावा भारत की अदर रिवर्स, इनकी सफाई की, इनको पॉल्यूशन फ्री बनाना, इनको साफ बनाना, सफाई करना, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है भारत की नदियों में। तो गंगा रिजुवनेशन, दैट इज अविरल धारा होनी चाहिए, निर्मल धारा हो, और अविरल धारा और निर्मल धारा ये हो गंगा की, ऐसी हमें बनाना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके लिए जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बनाएगी वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, NMCG बनाएगी। एक स्पेशल पर्पज व्हीकल है। वर्ल्ड बैंक इसमें क्या कर रहा है? फंडिंग कर रहा है, लोन दे रहा है, और 2026 तक इसका टारगेट रखा गया है नमामि गंगे मिशन का। 8 की पिलर्स हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। सीवेज ट्रीटमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, रिवर फ्रंट को डेवलप करना है, नदी का जो फ्रंट होता है उसको डेवलप करना है, उसको टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से डेवलप करना है जिससे उसके किनारे टूरिज्म डेवलप हो सके। रिवर सरफेस की क्लीनिंग करनी है, सतह की पॉल्यूशन फ्री बनाना है, उसमें बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है, वहाँ पर जीवों की संख्या को बढ़ाना है, एफोरेस्टेशन करना है, उसके आसपास जंगल लगाने हैं, वन लगाने हैं, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट मॉनिटरिंग करनी है कि जो इंडस्ट्री का गार्बेज है, जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो उसमें ना जाए, और गंगा ग्राम तैयार करने हैं। गंगा ग्राम मतलब गंगा के किनारे वाले वो गांव जो गंगा के प्रहरी के रूप में काम करेंगे, और गंगा प्रहरी के रूप में वहाँ पे गांव में लोगों को अपॉइंट किया जाएगा जो गंगा की देखभाल करेंगे, वहाँ पॉल्यूशन फ्री बनाने में काम करेंगे, पॉल्यूशन होने नहीं देंगे। साथ ही साथ गंगा गांव को क्या बनाया जाएगा? ODF बनाया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाया गया है,
जिससे गंगा के किनारे ओपन डेफिकेशन ना हो पाए। क्लियर? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन 2014 में भारत में सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में शुरू किया गया। इसके दो कंपोनेंट है, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन और स्वच्छ भारत मिशन रूरल। 2014 में इसका सेकंड फेज अभी लॉन्च हुआ है, ग्रामीण का 2020 में ये लिखा हुआ है। पर्पज क्या है स्वच्छ भारत मिशन का? पर्पज देखिए, मैं यहां लिख देता हूं। एक तो लोगों में सैनिटेशन और हाइजीन के प्रति क्या बढ़ाना, साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति अवेयरनेस बढ़ाना। दूसरा, भारत को ओडीएफ बनाना, ओडीएफ प्लस बनाना और ओडीएफ प्लस प्लस बनाना। अब ये एक्सटेंड होते जा रहे हैं। शुरू में जब स्वच्छ भारत मिशन आया था तो ओडीएफ बनाना था भारत को, फिर ओडीएफ प्लस हो गया, प्लस प्लस। इसके मीनिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं बताऊंगा आपको। क्लियर? तो इसके लिए क्या किया जाता है इसमें देखिए प्राइवेट टॉयलेट्स बनाए जाते हैं घरों में। सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत फ्री में टॉयलेट्स बनवाए जिससे कि लोग बाहर शौच करने ना जाए, ओडीएफ हो जाए, ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए। सरकार ने पब्लिक हॉट स्पॉट पे पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए। इसके अंतर्गत स्कूलों में और जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स थी उन सब में टॉयलेट्स बनाए गए। साथ ही साथ कम्युनिटीज टॉयलेट बनाए गए, कम्युनिटी टॉयलेट्स भी बनाए गए। इस तरीके से इसको, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और ये बहुत सक्सेसफुल हुई, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है। इसका टेन्योर बढ़ा के 2024-25 कर दिया गया। अब मैं ओडीएफ बता देता हूँ। ओडीएफ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, जहाँ कोई खुले में शौच ना करता हो। तो भारत में ओडीएफ लगभग गांव और शहर सारे ओडीएफ हो चुके हैं। ओडीएफ जब होने के टारगेट पूरा किया तो उसके बाद ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस का मतलब है ओपनली कहीं पे कोई व्यक्ति टॉयलेट या यूरिनल ना कर रहा हो, पेशाब भी ना करे, तो कहीं पे भी मलमूत्र ओपनली ना हो, शहरों में और गाँव में। ओडीएफ था ओपन डेफिकेशन से फ्री होना, ओडीएफ प्लस आया टॉयलेट ओपन जो है, टॉयलेट कोई ना करे, यूरिन ना करे, यूरिनल ना करे। ओडीएफ प्लस प्लस क्या है? सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। जो शहरों में कूड़ा कचरा जो सड़कों पे पड़ा रहता है उससे भी शहरों को क्या करना है? साफ करना है, मुक्त करना है। तो ये ओडीएफ प्लस प्लस तक पहुंच चुका है। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन हर घर नल, पूरा लिख देता हूं, हर घर जल है, हर घर नल से जल है, हर घर नल से जल मिशन है। अगर क्वेश्चन पूछे ये मिशन बनाया कब गया, कब किया गया? 2019 में जब नई मोदी सरकार आई दूसरी बार, तो ये मिशन लॉन्च किया गया। और ये मिशन लॉन्च किसने किया? तो जो मिनिस्ट्री नई बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इस मंत्रालय की स्कीम है। उस समय ये नई बनाई गई जब, तो उसने मिशन ये लॉन्च किया। उस समय इसके मिनिस्टर थे गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी सीआर पाटिल जी है। नो वन इज लेफ्ट आउट। और कब तक का टारगेट है? 2024। हर घर नल से जल का मतलब है हर घर तक क्या पहुंचाना है? टैप वाटर। तो आपको पता होगा गांव गांव में पानी की टंकियां लग रही हैं और वहां से टैप वाटर कनेक्शन देके घरों घरों तक पानी से टैप वाटर से जल पहुंचाया जा रहा है, जिससे स्वच्छ पीने, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधा नहीं मिल पा रही है वो सुविधा मिले, लोग स्वच्छ पानी पिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, जिससे बीमारियां ना हो, न्यूट्रिशन, मल न्यूट्रिशन जैसी कोई समस्या ना हो। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसकी स्कीम जिसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया, जो पिछली सरकार में हेल्थ मिनिस्टर थे, ये इसके भी मंत्री हैं। और ये मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोविड के समय शुरू किया गया 2020 में, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। देखिए, आपको पता है कोविड जब 19 आया, कोरोना आया तो लॉकडाउन लगाया गया, बेरोजगारी बढ़ी, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, काउंटर माइग्रेशन शुरू हो गया। लोग जहाँ से शहरों में आए थे काम करने, वो वापस गांव तक पहुँच गए। तो जब ये रिसेशन का दौर था, मंदी का दौर था, बाहर निकलना तो जॉब क्रिएट करनी थी। तो यही पर्पज है सरकार का, क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स। कौन से सेक्टर में? फॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर मतलब जो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट होता है, जो टैक्सेशन के प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है, जिनमें काम को रेगुलेशंस हैं सरकार के जॉब्स के,
उनको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ का एम्प्लॉयज़ का टैक्स कटता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे, उनका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड कटता है, उनको कहते हैं क्या, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसमें सरकार करती क्या थी, इस स्कीम के अंतर्गत जॉब क्रिएशन इज इंसेंटिवाइज्ड बाय द कंट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सरकार क्या करती थी, जो पीएफ कटता है एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, उसमें सरकार एम्प्लॉयर को, मतलब जो रोजगार दे रहा है उसको अपनी तरफ से जो पीएफ है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, जिससे वो फॉर्मल इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके, फॉर्मल सेक्टर में ठीक ठाक जॉब सरकार और लोगों को दे सके। चला कौन रहा है, ईपीएफओ इसको चला रहा है, अभी भी ये स्कीम चल रही है। अगला, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। श्रम योगी मानधन योजना जो एक पेंशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। किसकी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, जो डेयरी पटरी वाले लोग हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो लेबर है कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करता है, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, और जो लेबर क्लास है जो लो मिनियल जॉब्स करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब करते हैं, उनके लिए पेंशन, मतलब जब वो 60 साल से ऊपर के हो जाए तो उन्हें एक पर्टिकुलर पेंशन, कितनी, 3,000 रुपये पर मंथ की पेंशन मिलेगी उन्हें 60 साल के बाद, जब तक वो जिएंगे तब तक। क्लियर। 2020 में ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन पेंशन में 50-50% बेसिस पर है, और इसका जो LIC इसको चला रही, क्योंकि पेंशन स्कीम है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन चला रही, और इसमें बेनिफिशियरी 18 से 40 साल की उम्र के बीच का होना चाहिए। उसे एक मिनिमम प्रीमियम देने के बाद, वो बहुत मिनिमम प्रीमियम देगा हर साल, और उसे जब वो 60 साल का हो जाएगा तो 3,000 रुपये पर मंथ की क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, ये 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, किसका, एम्प्लॉयज़ का, जो कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, EPF में, प्रोविडेंट फंड जिनका करता है उनका ये अकाउंट नंबर होता है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आधार की तरह ही होता है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसके मिनिस्टर कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान के हैं, और ये पिछली सरकार में भी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस थे। पहली स्कीम न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विस स्कीम, प्रो बोनो लीगल सर्विस स्कीम, जिसका पर्पज है जो गरीब लोग हैं, जो पुअर क्लास है, जो डिप्रेस क्लास है, उस पुअर क्लास को फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना, निःशुल्क वकीलों की सहायता, विधिक सहायता प्रोवाइड कराना, इसका एक पर्पज है न्याय बंधु स्कीम का। न्याय मित्र स्कीम भी इसी के अंतर्गत है, एक्सेस टू जस्टिस है, सभी को न्याय मिल सके, 2017 में लॉन्च की गई। क्लियर है, ये भी वही है जिसमें लीगल एड प्रोवाइड की जाती है जो वंचित क्लास है, वंचित वर्ग है, उसके लिए। MSME मिनिस्टर इस समय जीतन राम मांझी है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये, और ये इससे रिलेटेड जो स्कीम्स है वो हम देख लेते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। क्रेडिट गारंटी का मतलब है ये कोलेटरल फ्री स्कीम्स होती है, जिसमें लोन की गारंटी कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है। बैंक से कहती है आप लोन दो, इसकी गारंटी हमारे पास है, हम देंगे लोन, अगर ये नहीं देगा MSME, जिससे पर्पज है कि MSMEs में मनी सप्लाई बढ़ सके, जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़ सके, क्योंकि MSME भारत की मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी का बेस है और बड़े पैमाने पे करोड़ों की संख्या में रोजगार प्रोवाइड कराती है। 2000 में ये लॉन्च की गई स्कीम है, इसको आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि MSME को पैसे की दिक्कत ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम PM विश्वकर्मा स्कीम, जो 2023 में लॉन्च की गई। विश्वकर्मा नाम ही है, और 2023 में जहाँ तक मुझे याद है 15 अगस्त को ये लॉन्च की गई है, पिछले साल। विश्वकर्मा मतलब जो क्राफ्ट्समैन्स हैं, जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, इन बुनकर कारीगरों को मॉडर्नाइज करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाना, इन्हें अच्छी मशीन प्रोवाइड कराना, इनका स्किल डेवलपमेंट करना, और इनका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ावा देना। ये सब पर्पस है
तो ये जो बुनकर हैं, कारीगर हैं, उनको जोड़ के उनके होलिस्टिक सपोर्ट के लिए स्कीम है। आर्टिशियंस हैं, उनके लिए है सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। 23-24 से 27-28 तक के लिए स्कीम। ये सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बताया। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी क्या है? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए 2008 में लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम है। टू फैसिलिटेट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ है। क्लियर है? और इसमें क्या किया जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है सरकार, किसके लिए? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बढ़ावा देने, लोन और लोन बेस्ड सब्सिडी और फाइनेंशियल देती है। और इस स्कीम को एमएसएमई के साथ जोड़ा हुआ है। और स्कीम इसमें 2 स्कीम्स को सब्सिडी किया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों को इसमें क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अदर मिसलेनियस स्कीम की बात करें इस सेक्टर की, तो वो है रिवैम्प, मतलब दोबारा शुरू की गई जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम क्या है कि भैया आप इको फ्रेंडली मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है। मतलब एमएसएमई से और जो इंडस्ट्री से कहा जा रहा है कि आप जो भी बनाओ वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का यूज, एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज का यूज करो। ये पर्पज है। 2016 में ये शुरू की गई। हनी मिशन आपको पता है शहद के प्रोडक्शन को बढ़ावा दे, अंडर फेंसिंग को तैयार किया जाता है, जिससे कि ह्यूमन और बी के कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। इस वजह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हनी जो है शहद एक माइनर प्रोड्यूस है। माइनर फॉरेस्ट मतलब जंगलों में जो प्रोडक्ट जो जो नॉर्मली ये जो ट्राइबल कम्युनिटी ट्राइबल एरियाज होते हैं, जनजातीय क्षेत्र होते हैं, क्योंकि जनजाति ट्राइबल एरियाज अपने आप को जंगल से कनेक्ट करते हैं और उनकी जो इकोनॉमी होती है वो जंगल बेस्ड जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पे बेस्ड होती है। उनको बीन के अंकित ये प्रोसेसिंग करके उसकी मार्केटिंग करके बेचते हैं उसको उनकी। तो इसीलिए जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ये हनी। और ये अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंतर्गत इसमें ट्राइबल कम्युनिटी को क्या दिया गया है? राइट दिया गया है कि वो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक अधिकार के लिए, उनके अधिकारों को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया। उसी के अंतर्गत आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जो जंगल है, वहाँ का जो भी प्रोड्यूस होगा, जंगलों में जो प्रोडक्ट्स होंगे अवेलेबल होंगे, नेचुरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, उन पे अधिकार होगा। इसका ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार होगा, वहाँ की जो ग्राम सभा होगी उसका अधिकार होगा। तो इसी के अंतर्गत ये एक्ट के अंतर्गत ही है हनी एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूशन। नाउ बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की। स्कीम रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जिसके करंट मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम 2015 में लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। बेसिकली इसका पर्पस था कि जो भारत में जो माइनिंग बेल्ट है, जहाँ खनन बहुत ज़्यादा होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का बेल्ट, मतलब जिन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल का डिपॉजिट है, वहाँ पे माइनिंग होती है, तो वहाँ पे कहा गया कि आप क्या बनाओ, एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनना चाहिए।
और जो कंपनियां वहां पर क्या कर रही है, माइनिंग कर रही है, उससे वो प्रॉफिट कमा रही है। माइनिंग से बहुत सारे एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट होते हैं उस एरिया में। क्लियर? तो एक प्रॉफिट में कुछ रेशियो, जो है प्रॉफिट से कुछ रेशियो में पैसा उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में भी खर्च होना चाहिए। इस स्कीम को लाया गया इस ऑब्जेक्टिव के साथ। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2015 में किस एक्ट के अंतर्गत थी? MMDR एक्ट 1957 के। देखिए लिखा, डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड एरियाज में ऑब्जेक्टिव था डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देना। सोशियो और कौन सा डेवलपमेंट? सोशियो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसको बढ़ावा देना था। माइनॉरिटी अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय और इसके मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आते हैं, पूर्वोत्तर भारत से जो है भारत सरकार में मिनिस्टर हैं। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक पर्पज है, जो माइनॉरिटीज हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। क्लियर है? माइनॉरिटीज के, अल्पसंख्यक, भारत में जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट आया 1993, उसके अनुसार भारत में 6 धर्मों के लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसी। क्लियर? और ये स्कीम 2021 में लॉन्च की गई। 2021-22 से 2025-26 के लिए स्कीम थी। क्लियर? पर्पस था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करना था। जहां माइनॉरिटीज कंसंट्रेटेड एरियाज हैं, जहां अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है। नीति आयोग ने इसे कोर ऑफ द कोर स्कीम, कोर ऑफ द कोर स्कीम मतलब जो सरकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स भी आप इसको कह सकते हो, कोर ऑफ द कोर स्कीम। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, अच्छा ये एक्ट 1992 में आया, इस एक्ट को थोड़ा करेक्ट कर लेना, 1992 का एक्ट था ये। पीएम विरासत का संवर्धन स्कीम, पीएम विकास स्कीम पूछेगा, फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, नाम ही है विरासत का संवर्धन। बेसिकली जो आर्टिशियंस हैं, जो क्राफ्ट्समैन्स हैं, ठीक है, उनके लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ज़्यादातर स्कीम्स क्या होंगी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम होंगी। जैसे टूरिज्म मिनिस्ट्री है, टूरिज्म मिनिस्ट्री की मेजरली स्कीम सेंट्रल सेक्टर होती हैं। कल्चरल जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इसकी मेजर पोर्शन में जो स्कीम्स होती हैं वो सेंट्रल सेक्टर होती हैं। और जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इसकी भी स्कीम क्या होती है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। 2022 में ये लॉन्च की गई। आर्टिशियंस की फैमिलीज को फोकस किया गया, महिलाओं को, यूथ को और डिफरेंटली एबल्ड मतलब फिजिकली चैलेंज लोगों को, और यहाँ पर टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड करना था उनको, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। इन सब चीज़ों को कैपेसिटी बिल्डिंग, बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करना, अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा देना, उनके मार्केटिंग को, एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों से। अदर स्कीम्स की बात करें तो एक स्कीम जियो पारसी स्कीम 2014 में चलाई गई। नाम ही था जियो पारसी। आपको पता है भारत में जो पारसी कम्युनिटी है वो बहुत एक संपन्न, एक प्रॉस्परस कम्युनिटी है। और पारसी कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा इनोवेशन होते हैं, नवाचार होते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट आप देखोगे तो भारत के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों में पारसी कम्युनिटी से संबंधित हैं वो। लेकिन दिक्कत यह है कि पारसी जो है, पारसी कम्युनिटी के लोग हैं, वह पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, लगातार पॉपुलेशन में, जनसंख्या में कमी आ रही है। ये कम्युनिटी भारत के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है। ऐसे में, और ये कम्युनिटी अपने कैरियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। क्लियर? तो सरकार ने एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया, एक अवेयरनेस स्कीम चलाई, जागरूकता योजना है, ये अवेयरनेस स्कीम है जियो पारसी स्कीम, जिसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन को, पारसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन डिक्लाइन को रोकने के लिए कम्युनिटी को क्या किया जाता है? अवेयर किया जाता है, उन्हें जो है मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं। वो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अगला,
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और इसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी जी, जो पिछली सरकार में मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, कर्नाटक से सांसद हैं ये। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में लॉन्च की गई है। सूर्य घर बेसिकली है क्या, जो हमारी छतें होती है, ये जो कुछ भी लिखा है मैं 2 लाइन में कंक्लूड कर देता हूँ। उन छतों पर सोलर रूफ टॉप पैनल लगाने हैं। सरकार ये पैनल लगवाएगी, सब्सिडी पे आपको पैनल प्रोवाइड कराएगी। आप अपनी छत पे पैनल लगाओ। छत पे पहले बहुत खुली हुई छत होती है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन आता है। पैनल जब लग जाएंगे तो यहाँ से सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, और ये सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन होगा, इससे सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, और इस प्रोडक्शन को सरकार लेगी, और इसमें से आपको कितना यूनिट, हर महीना 300 यूनिट पर मंथ बिजली आपको इसमें से मुफ्त देगी। तो आपको सरकार सोलर पैनल लगाएगी आपकी छतों पर, उसमें जो बिजली प्रोडक्शन होगा उसमें से 300 यूनिट पर मंथ आपको बिजली क्या देगी, फ्री देगी। बेसिकली ये पर्पज है किसका, प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का, जिससे पर्पज ये है कि घर घर सोलर एनर्जी का क्या हो, प्रोडक्शन हो। ग्रीनिंग ऑफ आइलैंड्स, भारत में जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड जो हैं, उनमें ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। क्लियर है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना है, ये स्कीम उसके लिए है। सूर्य मित्र स्कीम डेवलपमेंट स्कीम, देखिए सूर्य मित्र जो है वो स्कीम किससे संबंधित है भाई, भारत में सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है, सोलर पैनल के डेवलपमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उनके एक्सपर्ट भी तो होना चाहिए कि अगर उनमें दिक्कत आ जाए तो उनके क्या हो, सर्विसिंग कहाँ से हो। तो सूर्य मित्र वो है जो सोलर पैनल्स जो हैं उनके एक्सपर्ट होंगे, टेक्नीशियन होंगे, उनको सूर्य मित्र कहा जाएगा। उनके स्किल डेवलपमेंट टू ट्रेन द यूथ ऑफ एज 18 से 18 ईयर्स एज सोलर पीवी फोटोवोल्टिक टेक्नीशियंस फॉर इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट। पंचायती राज मिनिस्ट्री, राजीव रंजन लल्लन सिंह जो बिहार से आते हैं, इसके मिनिस्टर हैं। इसकी स्कीम्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम नाम है स्वामित्व स्कीम। क्या नाम है, स्वामित्व। अब स्वामित्व की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। देखिए दिक्कत मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है स्कीम का। स्वामित्व, गांव में आप जाओगे, गांव में लोगों के मकान है, लोगों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पास उस प्रॉपर्टी के कागज नहीं है। क्लियर है, आप जाओगे गांव में लोगों के मकान होंगे, उनके कागज नहीं होंगे। गांव में जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके कागज होंगे, मकानों के कोई कागज नहीं होंगे गांव में, बहुत कम गांव में लोगों के पास होते। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या आती है कि प्रॉपर्टी लैंड के डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं, प्रॉपर्टी के विवाद बहुत ज्यादा होते हैं, इससे लड़ाई होती है, क्राइम बढ़ता है। दूसरा, आपके पास अगर कागज है आपके घर के, तो आप आसानी से उन कागज को कोलेटरल के फॉर्म में रख के लोन उपलब्ध हो सकता है आपको, मतलब बैंक से लोन मिल सकता है। क्योंकि कागज है नहीं तो आपको लोन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सरकार स्वामित्व स्कीम लेके आई है, जिसमें आपको आपके प्रॉपर्टी का स्वामित्व दिया जाएगा, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप आपको दी जाएगी, कागज दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, जिससे लैंड डिस्प्यूट्स खत्म हो सके। क्लियर है, और इस प्रॉपर्टी को लोग एज अ कोलेटरल यूज करके क्या कर सके, बैंक से लोन प्राप्त कर सके। ये पर्पज है स्वामित्व स्कीम का। क्लियर है, 2021 में ये लॉन्च की गई। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान पर्पज है जो भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, पीआरआईज आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा डाला गया 1992 में, शेड्यूल 11 जोड़ी गई, और जिसमें थर्ड लेयर ऑफ गवर्नेंस को इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक पंचायत और फिर जिला पंचायत, 3 लेयर थी इसकी। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा
अर्बन लोकल बॉडीज को डाला गया, क्लियर है, और शेड्यूल 12 जोड़ा गया। और इन अर्बन लोकल बॉडीज में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनको डाला गया। तो यही है उनकी जो गवर्नेंस कैपेबिलिटी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, उसको बढ़ावा देना है। हाँ, टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ना है, ठीक है, कंप्यूटेशन उनका जो है उन्हें कंप्यूटर से जोड़ना है, गवर्नेंस से जोड़ना है, उनकी सारी उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है। इस इनिशिएटिव का नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण ग्राम स्वराज अभियान। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बहुत इंपॉर्टेंट, 2016 में शुरू की गई। एलपीजी गैस कनेक्शन, एलपीजी गैस, तो एलपीजी गैस का कनेक्शन दिया जाता है, चूल्हा दिया जाता है और सिलेंडर दिया जाता है, फ्री दिया जाता है। किसको? बीपीएल्स को, बिलो पॉवर्टी लाइन्स को। क्लियर? पर्पज है तो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी से, चूल्हे से खाना बनाती थी तो उससे बहुत सारा धुआं होता था, एयर पॉल्यूशन की समस्या है। दूसरा, उससे वो उनके बॉडी में जाता था धुआं, तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज, श्वसन संबंधी समस्याएं होती थी। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो वो लेडी जो प्रेग्नेंट है उससे बच्चे पे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता था। इस तरीके से ये बहुत बड़ा मल न्यूट्रिशन का कारण बन जाता था, कुपोषण का कारण बन जाता था, और ये इनहेरिटेड हो जाता था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। मोदी जी की सरकार ने 2016 में इस स्कीम को लाया कि भाई किसी को लकड़ी जलाकर चूल्हे से खाना बनाना ना पड़े। उज्ज्वला योजना ये 2.0 है जो 2021 में लॉन्च की गई है। ओरिजिनली ये योजना 2016 में लॉन्च की गई। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो कनेक्शन दिया जाता है ये एक महिला को दिया जाता है, ध्यान रखना है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें घर भी पहले महिला को प्रायोरिटी दी जाती है, महिला के नाम घर किया जाता है। ये एक प्रकार से महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आपको दिखाई दे रहा है। सरकार इसके जरिए इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी कर रही है। महिला की एज 18 साल है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। के लिए ये क्राइटेरिया लिखा है जो आपको पूछेगा नहीं। इसमें ये हो सकता है कि कौन कौन बेनिफिशियरी है। तो देखिए, बेनिफिशियरी एक तो सोशियो एजुकेशन और इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो लिस्ट है, जो बेनिफिशियरी है वो इसके बेनिफिशियरी है। फिर इसका एक्सटेंशन किया गया, इसको बढ़ाया गया, इसको विस्तार किया गया। जो SC/ST हाउस होल्ड्स हैं गाँव में, SC/ST कम्युनिटी को, उनको इसमें शामिल किया गया। वो बेनिफिशियरी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन्हें फ्री में घर मिला है, BPL है, उनको इससे जोड़ा गया। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत राशन जो ले रहे हैं उनको जोड़ा गया। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया। जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको शामिल किया गया। T&X टी गार्डन ट्राइब्स हैं उनको किया गया। और रिवर आइलैंड में रहने वाले लोगों को, ये बेनिफिशियरी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहल DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। L का मतलब है फॉर LPG। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मतलब होता है सीधे अकाउंट में पैसा। इसके लिए सरकार ने जैम ट्रिनिटी को लाया। किसको लाया? जैम, जनधन आधार मोबाइल। जनधन योजना आपको पता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू की गई। भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना इसका पर्पस था। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, इंक्लूजन मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस की और पेंशन की सर्विसेज। इसके लिए एक कॉमन अकाउंट हो, एक बैंक अकाउंट होना मिनिमम जरूरी है। तो जनधन योजना में हर व्यक्ति का जनधन अकाउंट खोला गया, जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। स्पेशली महिलाओं को ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसकी ज़्यादा बेनिफिशियरी महिलाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछे भारत में जनधन योजना, भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या? आंसर है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्लियर है? तो जनधन अकाउंट खोले गए, उनको आधार से लिंक किया गया, आधार को मोबाइल से लिंक किया गया। सरकार जो भी सब्सिडी भेजती है, सरकार जो भी स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट भेजती है, वो सीधे कहाँ पहुँच जाता है? खाते में पहुँच जाता है और मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। और फिर गांव-गांव में AEPS लगे हुई हैं। इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ाया है, बैंकिंग में AEPS क्या होता है ऑफिसर्स बैच में, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें गांव में अंगूठा लगाते हो, POS मशीन होती है, आधार इनेबल्ड मशीन होती है। व्यक्ति अंगूठा लगाता है, उसके बायोमेट्रिक से उसका जो मशीन होती है वो उसके खाते को कनेक्ट कर लेता है और वहाँ से पैसे निकाल देता है। और वो व्यक्ति जो गांव में
इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट भी कहते हैं, बीसी कहते हैं, बैंकिंग मित्र भी कहते हैं, वो पैसा निकाल के उस व्यक्ति को दे देता है। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जीवन योजना पर्पस था कि भारत में जो बायो वेस्ट होता है, जैव अवशिष्ट होता है, इसको एज अ रिसोर्सेज इसका यूटिलाइजेशन बढ़ाया जाए और इससे बायो एथेनॉल बनाया जाए, बायो सीएनजी बायो गैस बनाई जाए, ये सब चीजें बताई जाए। मतलब बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देना इसका एक बायोफ्यूल, सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल्स को बढ़ावा देना इसका एक पर्पस है। सतत इसी से संबंधित है। टू एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिक वैल्यू फ्रॉम बायोमास, सेम है, बायोफ्यूल से संबंधित है ये भी, सतत इनिशिएटिव। बस क्वेश्चन इसका क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। देखिए फुल फॉर्म यहां लिखी हुई है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो पर्पज है बायोफ्यूल्स जैसे एथेनॉल है और बायोगैस है, इनका ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाए, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की जगह। आगे आने वाले टाइम में ये होगा। अभी आपको पता होगा, अब जब आप पेट्रोल लेते हो तो वो उसको कहते हैं एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल। अभी जो भारत में पेट्रोल चल रहा है टारगेट, वो 90:10 का चल रहा है। 90% पेट्रोल होता है, 10% एथेनॉल। एथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है जो कार्बन इमिशन नहीं करता है, एक अच्छा फ्यूल है। आगे चल के जब भारत के ऑटोमोबाइल की टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाएगी एथेनॉल और बायोगैस पे, तो हमें विदेशों से ना तो क्रूड ऑयल मंगाना पड़ेगा, ना नेचुरल गैस मंगाना पड़ेगा। एनर्जी के लिए विदेशों पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा बायोवेस्ट घरों से निकलता है, एग्रीकल्चर से निकलता है, उसी से एथेनॉल बनेगा, बायोगैस बनेगी। तो आजकल सीएनजी एलपीजी से चलने वाली गाड़ियाँ बायोगैस से चलेंगी। क्लियर है? तो इसको सीबीजी कहते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस। और पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल का यूज किया जाएगा। अभी ये रेशियो 90:10 है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर 100% एथेनॉल से गाड़ियाँ चलती हैं, बाइक्स चलती हैं। क्लियर है? नाउ बात कर लेते हैं ये जो है केसीसी योजना। अच्छा, मैं जो इंपॉर्टेंट योजना है उसके हिसाब से चल लेते हैं। मैं उल्टा चल लेता हूँ कि लास्ट में जो है करंट की जो योजना है वो लास्ट में लिख दी गई है, तो हमें उल्टा चल लेते हैं। क्लियर है? ये ठीक है, हमें सब डिस्कस करना है। तो ये ऊपर से मतलब जो पुरानी योजना है उनको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो चर्चा में हमेशा रहती है। तो एक सबसे पुरानी योजनाओं में अगर एक योजना है तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, केसीसी स्कीम, आपने नाम सुना होगा। केसीसी के जरिए किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। मतलब अगर मैं कहूं तो किसानों को सस्ते में लोन प्रोवाइड कराया जाता है सरकार के द्वारा। 1998 में लॉन्च की गई योजना है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ऑब्वियसली ज्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर की मिनिस्ट्री कौन सी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर होगी। और इसके मिनिस्टर इस समय कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी नए मिनिस्टर बने नई सरकार में। इससे पुराने मिनिस्टर थे अर्जुन मुंडा। क्लियर? नई सरकार में जो मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान जी। इसका पर्पज क्या है? किसानों को सस्ता लोन प्रोवाइड कराया जाता है, लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट कार्ड के रूप में। क्लियर? इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इसको क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम कहा जाता है। कौन सी? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। मतलब इसमें सरकार क्या करती है, जो इंटरेस्ट होता है उस पर सब्सिडी देती है। क्या देती है? सब्सिडी। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसानों को 3 लाख रुपए तक का केसीसी मिलता है। आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो इसमें, और 3 लाख रुपए तक का लोन जो होगा उस पर मान लो फॉर एग्जाम्पल 7% का इंटरेस्ट रेट है बैंक का, तो 3% का जो इंटरेस्ट सब्सिडी होगी वो कौन देगी? सरकार देगी। कितने परसेंट की? 3%। और 3% की इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार देती है। इसका मतलब किसान को केवल कितना परसेंट ब्याज देना है? 4% ब्याज देना है। इसको कहते हैं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम।
जहां इंटरेस्ट पे सब्सिडी देती है सरकार। क्लियर। और इसमें जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं कि कौन कौन ये केसीसी जारी करता है, तो कमर्शियल बैंक जितने हैं, जिसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं, जिसमें सरकारी भी आते हैं और प्राइवेट भी आते हैं। क्लियर। आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, ये क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन से केसीसी से जुड़े हुए बैंक हैं, तो कमर्शियल बैंक देते हैं, रीजनल रूरल बैंक दे सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आपने सुना होगा आज के टाइम में, ये भी दे सकते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी केसीसी जारी कर सकती हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1998 में जब शुरू की गई तो केवल फार्मिंग के लिए थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए थी। एग्रीकल्चर में जो है इसके लिए लोन दिया जाता था, प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। लेकिन बजट 2018-19 में इस केसीसी फैसिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए, मतलब मत्स्य पालन और पशुपालन से संबंधित जो किसान है उनके लिए भी केसीसी क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरकेबीआई रफ्तार योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना, 2007 में लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री वही होगी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक अंतर बता देता हूं, जो स्कीम्स होती हैं भारत सरकार की, वो स्कीम्स दो टाइप की होती हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यहाँ पे अंतर बता दे रहा हूं, बार बार आएगा तो आप समझ जाओगे, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो स्कीम होती है जहां 100% स्कीम में जो फंड इन्वॉल्व होता है, जो पैसा होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है, वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, एक्सपेंसिव्स को अपने रेशियो में डिवाइड कर लेती है। ये रेशियो 50:50 हो सकता है, ये रेशियो 60:40 हो सकता है, और ये रेशियो 75:25 हो सकता है। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल रेशियो है वो 60:40, मतलब उस स्कीम में 60% खर्च कौन देगी, भारत सरकार, और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्लियर। तो आगे जो भी आएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल सेक्टर, आप समझ जाना। पर्पज क्या है इसका, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटी को सरकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, किसके लिए, एग्रीकल्चर और उसका अलाइड सेक्टर, उससे जुड़ा हुआ क्षेत्र, मतलब एनिमल हस्बेंड्री है, क्लियर है, फॉरेस्ट्री है, ये से जुड़े हुए क्षेत्र है, इनके किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, इसके विकास को एग्रीकल्चर और रूरल इंडस्ट्री के, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर और उससे जुड़े अलाइड सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देती है सरकार, केंद्र सरकार पैसा देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। इस योजना का नाम आरकेबीआई से बदलकर क्या कर दिया, आरकेबीआई रफ्तार कर दिया गया। कब, 2017-18 में। और ये योजना अगले 3 साल के लिए लागू की गई, 2017-18, 18-19, 19-20। इसकी फुल फॉर्म है रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुवनेशन, आरकेबीआई रफ्तार। तो केवल रफ्तार पूछे या आरकेबीआई रफ्तार पूछे, आप आंसर दे सकते हो। अगला स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। बस याद रखना है इसी से, हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी कहते हैं इसे। भारत में बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए, बागवानी में वेजिटेबल्स और फूल सब्जियों की खेती, फ्रूट्स की खेती और फ्लावर्स की खेती, ये सब आते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर। फल फूल सब्जियों इन सब की खेती आती है बागवानी में। तो हॉर्टिकल्चर को डेवलप करना है, 2014-15 में लॉन्च की गई। इस मिशन के अंदर नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन और ग्रीन रिवोल्यूशन कृषोन्नति योजना, इन 2 मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च की गई। एक और इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी के कई एग्जाम्स में अलग अलग में पूछा गया, प्रोजेक्ट चमन किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट चमन संबंधित है किससे, हॉर्टिकल्चर से। आपका होमवर्क क्या है, चमन की फुल फॉर्म आप लिख लेना, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, ये आपका होमवर्क है। PKVI, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना, क्लियर है, सॉरी परंपरागत कृषि, PKVI परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत कृषि कौन सी होती है, ट्रेडिशनल फार्मिंग। और ट्रेडिशनल फार्मिंग आपको पता है पुराने जमाने में कौन सी की जाती थी,
ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, केमिकल फ्री फार्मिंग होती थी। तो यहाँ से पता कर सकते हो ये स्कीम किससे संबंधित होगी, ये स्कीम प्रमोशन ऑफ टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही होता है जहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज नहीं करना है। केमिकल फ्री फार्मिंग कह सकता हूं मैं, रसायन मुक्त कृषि कह सकता हूं, जहां पे ना तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, ना केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है फिर? ऑर्गेनिक, वो जो है देसी खाद का, जिसको बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। देसी कूड़े कचरे से बनी खाद का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और भारत में 2016 में सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट बन गया, जिसने पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को एडॉप्ट कर लिया। क्लियर है? कब लॉन्च की गई? 2015 में लॉन्च की। इस मिशन के अंतर्गत नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो इको फ्रेंडली हो, क्योंकि आपको पता है केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है, मृदा प्रदूषण होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि पानी उससे मिलता है जमीन में, तो वो पानी मान लो बारिश हुई तो वो अंदर इन्फिल्ट्रेट होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में चला जाता है, या वो तालाबों में चला जाता है, नदियों में चला जाता है। इसके अलावा अगर वो फर्टिलाइजर क्या होता है, इवेपोरेट होता है तो एयर पोल्यूशन होता है। और साथ ही साथ चूंकि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज किया गया है, तो खाने के प्रोडक्शन, जो खाने का प्रोडक्शन होता है, उस खाने जो है फूड प्रोडक्शन के साथ साथ जब हम खाते हैं तो वो बॉडी में जाके हेल्थ को भी क्या करता है? डैमेज करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट। सॉइल की हेल्थ को जानना, सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल जानना, नाम ही है न्यूट्रिशन लेवल बताया जाता है। आपको पता होगा किसान को जब तक अवेयर नहीं करोगे, किसान को जागरूक नहीं करोगे, उसको बताओगे नहीं कि भैया ये वाली जो सॉइल है इसमें नाइट्रोजन की कमी है, या फास्फोरस की कमी है, या आयरन की कमी है, या सल्फर की कमी है, किसकी कमी है, तो उसे कैसे पता चलेगा? मान लो जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी नहीं है वो लगातार एनपीके, यूरिया, डीएपी लगा रहा है, तो जब वहां नाइट्रोजन की कमी है ही नहीं तो वो वेस्टेज ही तो है। जिसमें फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए फास्फोरस और पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए डाला जाता है। और एनपीके, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो एनपीके होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यूरिया और डीएपी में आपने सुना है फर्टिलाइजर्स में, इसका रेशियो पूछा गया है 1:2, 2:4 इसका आइडियल रेशियो होता है, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये बताना कि न्यूट्रिशन लेवल क्या है, इसमें किसका यूज किया जाना चाहिए, फर्टिलाइजर कौन सा डालना है, किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। ये स्कीम 2015 में लाई गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। न्यूट्रिशन लेवल बताया जाता है और यहाँ पे एक रिपोर्ट दी जाती है, सॉइल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है किसान को। एक बार रिपोर्ट करके 3 साल के लिए दे दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कितने पैरामीटर शामिल किए जाते हैं, 12 पैरामीटर। और इन 12 पैरामीटर्स पे डिटेल रिपोर्ट किसान को दी जाती है कि भैया प्राइमरी न्यूट्रिएंट, जो प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं सॉइल में, ये भी क्वेश्चन है कि प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन और सल्फर होता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। और कितने पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं, ये सारे पैरामीटर्स का बताया जाता है। इसका लेवल क्या है, बैलेंस लेवल इसका क्या है, इसकी डेफिशिएंसी है, ज्यादा है या कम है, ये सब बताया जाता है, जिससे किसान अवेयर रहता है और उसके अनुसार किसान क्या करता है, इनपुट्स को देता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, बेसिकली ये भारत में इरिगेशन को बढ़ावा देना और वाटर कंजर्वेशन से, वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन करना। कौन सा वाटर, जो इरिगेशन वाटर है, जिससे पानी की बर्बादी भी ना हो, पानी ज्यादा ना लगाना पड़े, जिससे किसान को इनपुट ज्यादा देना पड़ेगा, बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा किसान को अगर लगातार ट्यूबवेल चलाएगा, तो पानी भी बचे, वाटर कंजर्वेशन हो, वाटर का मैनेजमेंट हो, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप हो पाए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम 2015 में लॉन्च की गई, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। भारत में इरिगेशन फैसिलिटीज को प्रमोट करने के लिए और सस्टेनेबल वाटर कंजर्वेशन को, तो इसमें किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, वर्षा के पानी को स्टोर करने की टेक्निक्स को अपनाया जाता है, वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाता है, वर्षा के पानी से खेती के लिए काम किया जाता है, माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज को बढ़ावा दिया जा रहा है इसमें,
सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां। और दुनिया में माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज का इन्वेंटर कौन है, फादर कौन है, जनक कौन है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स, इजराइल है। और मैंने आपको ज्योग्राफी में उसमें पढ़ाया, आपको क्रैश कोर्स में भी आपको पढ़ाया ज्योग्राफी के। क्लियर है? तो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स कौन से होते हैं? ड्रॉप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये जिसमें पानी की भी बचत होती है और जो है सॉइल इरोजन भी नहीं होता है, पौधों की जड़ों तक पानी भी पहुंचा जाता है। और फर्टिगेशन भी पढ़ाया मैंने क्रैश कोर्स में ज्योग्राफी के, और जिसमें फर्टिगेशन में हम फर्टिलाइजर और वाटर दोनों को ड्रॉप के द्वारा, ड्रॉप इरिगेशन के द्वारा कहां तक पहुंचाते हैं? प्लांट्स के जड़ों तक पहुंचाते हैं। साथ ही साथ हर्बिसाइड भी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि पूरे खेत में पानी की जरूरत होती नहीं है, केवल पौधों में, प्लांट के जड़ों में पानी डाला जाता है। तो इन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को भी इसमें क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। स्कीम में कौन कौन सी स्कीम मर्ज की गई हैं? तो AIBP, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, IWNP और OFWM। इस OFWM की फुल फॉर्म है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, और IWNP इंटीग्रेटेड वाटर, एन से क्या होगा यहाँ पे, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ गूगल में। एन का मिस कर रहा हूँ, IWNP इंटीग्रेटेड वाटर सेट, IWNP। अच्छा, ये NP नहीं है, MP है, तभी मैं कहूँ गड़बड़ हो रहा है यहाँ। ये IWNP है ना, इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है। वाटर शेडिंग को बढ़ावा देना है, क्लियर है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर को बढ़ावा देना है, वर्षा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, वर्षा के जल का स्टोरेज करना है, उसका यूज करना है, क्लियर है? उसको बर्बाद नहीं जाना देना है, मतलब वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट को बढ़ावा देना है। इसका पार्ट देखो, AIBP एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, हर खेत को पानी, मतलब इसका पर्पज है हर खेत तक पानी पहुंचाना है। और दूसरा पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है? माइक्रो इरिगेशन सिस्टम्स को दिखाता है कि भैया कम से कम पानी की खपत करनी है और हर खेत तक पानी पहुंचे, हर प्लांट की जड़ तक पानी पहुंचे, जिससे प्रोडक्शन क्या हो? ज्यादा हो। तो इसमें प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है और वाटर मैनेजमेंट को भी बढ़ाना है, दोनों काम करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। PM किसान संपदा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। संपदा, पहले इसका नाम था PM संपदा योजना केवल, बाद में इसका नाम PM किसान संपदा योजना किया गया। 2016 में ये संपदा स्कीम के नाम से डेवलप हुई। हालांकि ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस मिनिस्ट्री की एग्रीकल्चर की नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की है। चिराग पासवान जी इसके नए मिनिस्टर बने। इसका पर्पज है भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, मेगा फूड पार्क्स को बनाना है, मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। जैसे मेगा फूड पार्क्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। वैल्यू चेन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की, उसको बढ़ावा देना है, उसको मेंटेन करना है, जिससे किसान का जो प्रोडक्शन है उसका प्रोसेसिंग हो सके, प्लांट्स लग सके, वहीं पर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बन सके, तो किसान उपजाए, उसको प्रोडक्शन करे और वो सीधे इंडस्ट्री में यूज हो जाए, उसकी प्रोसेसिंग हो। तो जब किसी चीज की प्रोसेसिंग होती है, उसकी मार्केटिंग होती है, तो उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। किसानों को इंडस्ट्री से जोड़ना है इसका पर्पज, और इंडस्ट्री लेड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करना है, जिससे किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सके, जो एग्रीकल्चर है वो बेनिफिट प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सके। 2017 में इसका नाम संपदा योजना से PMKSY प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। प्रमोशन के क्लस्टर्स डेवलप करने, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, मेगा फूड पार्क्स के रूप में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के क्लस्टर्स डेवलप करने हैं, और प्रोसेसिंग एंड स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, जिससे वैल्यू एडिशन और फूड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इसका क्या हो सके? डेवलप। अगला योजना बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें क्या किया जाता है? क्रॉप्स का इंश्योरेंस किया जाता है, बीमा किया जाता है कि भैया कोई डिजास्टर आया, कोई आपदा आई, और आपदा में फसल क्या हो गई? फसल बर्बाद हो गई, क्रॉप बर्बाद हो गई, तो किसान क्या करेगा? इसीलिए क्रॉप को इंश्योरेंस कर दो क्रॉप का, कि फसल अगर बर्बाद होती है तो किसान पे उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उसे कंपनसेशन मिल जाएगा इंश्योरेंस के रूप में, बीमा के रूप में। 2016 में स्कीम लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंश्योरेंस कवरेज देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है किसानों को। इसके लिए पोर्टल भी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल। और प्रीमियम कितना देना है? खरीफ की जो क्रॉप्स हैं, जो मैं पढ़ा चुका हूं,
जो ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर का चैप्टर पढ़ा है मैंने क्रैश कोर्स में, वहां पढ़ा चुका हूँ। खरीफ में क्रॉप्स में केवल 2% देना है प्रीमियम, बाकी सारा प्रीमियम भारत सरकार मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स और भारत सरकार मिलकर देंगी। रबी की क्रॉप्स में 1.5% और हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल क्रॉप्स जो हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, इनकी और कमर्शियल क्रॉप्स मतलब शुगर केन है, कॉटन है, जूट है, इसमें 5% प्रीमियम किसानों को देना है। बाकी सारा सरकार देगी, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देगी प्रीमियम। नेशनल बैम्बो मिशन बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से बजट में लॉन्च किया गया? 18-19 में। 18-19 के बजट में इसको क्या घोषित किया गया? ग्रीन गोल्ड। क्या घोषित किया गया? ग्रीन गोल्ड घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछा गया ग्रीन गोल्ड किसको कहा जाता है? बैम्बो को कहा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से संबंधित है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। भारत में बैम्बो फार्मिंग को बढ़ावा देना है, उसकी प्रोसेसिंग को, उसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, उसके वैल्यू एडेड चेन को बढ़ावा देना है, जिससे क्योंकि बैम्बो प्रोडक्शन से सबसे ज्यादा ट्राइबल एरियाज जुड़े हुए हैं, तो ट्राइब्स जो हैं, ट्राइबल एरियाज जो हैं, उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को सरकार बढ़ावा देना चाहती है, उन्हें अच्छे पैसे मिले, उनके फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए भारत में बैम्बो प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। भारत सरकार ने इस बजट में ग्रीन गोल्ड किसको बोला ये बता चुका हूं ऊपर, इसको ग्रीन स्टील भी कहा जाता है और इसके लिए एक रिवोल्यूशन है, ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन पूछे तो समझ जाओ किससे संबंधित है। ग्रीन गोल्ड रेवोल्यूशन बैम्बो से संबंधित, बैम्बो प्रोडक्शन से संबंधित। पीएम किसान बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, किसान की फुल फॉर्म इसकी पूछिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, फरवरी 2019 में शुरू की गई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम मतलब 100% पैसा कौन दे रही है? भारत सरकार दे रही है। ये वो स्कीम है जिसमें 2-2 हजार की 3 किस्तें हर 4 महीने में 6,000 रुपए एक साल में किसानों के खाते में पहुंचाए जाते हैं। और ये पीएम किसान मोबाइल ऐप पे किसान अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, सीधे किसानों के अकाउंट में पैसा पहुंचता है, डीबीटी होता है पैसा। डीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण स्कीम है। और शुरुआत में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए थी, मतलब बड़े फार्मर्स के लिए नहीं थी, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा के सारे किसानों को इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना। मानधन योजना एक पेंशन स्कीम है किसान के लिए, सोशल सिक्योरिटी कहते हैं जिसे। जब वो किसान बुढ़ापे में चला जाए, 60 साल से ज्यादा हो जाए, तो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम, उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, इसके लिए कहां लॉन्च हुई? 2019 में रांची में प्रधानमंत्री जी ने, झारखंड रांची में इसको लॉन्च किया। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% पैसा कौन दे रही है? भारत सरकार लगाएगी। एलआईसी इसको चला रही है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें 18 से 40 साल के जो किसान हैं वो इससे जुड़ सकते हैं और उन्हें 55 रुपए से लेकर मिनिमम और मैक्सिमम 200 रुपए तक का क्या देना है? हर साल प्रीमियम देना है। और उन्हें जब वो 60 साल के हो जाएंगे तो 60 साल से ज्यादा होने पर उन्हें हर महीने 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। एलआईसी उन्हें 3,000 रुपए पेंशन देगी। ये स्कीम है, तो ये लिखा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वाटरवेज की और इसके मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, असम से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है सागरमाला। सागरमाला नाम ही है सागरों की, सागर की माला मतलब सागर को। भारत का जो कोस्ट लाइन है 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है और भारत की जो वाटर वेस्ड, किसी भी वाटर वेस्ड इकोनॉमी को आजकल ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, तो भारत के ब्लू इकोनॉमी के पोटेंशियल को यूज करने के लिए सागरमाला प्रोजेक्ट है। पर्पज है भारत में आगे आने वाले टाइम में भारत एक्सपोर्ट इकोनॉमी बनने वाला है, तो भारत के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ावा देना। इसके लिए नए पोर्ट्स बनाए जाएंगे, तो न्यू पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना है। जैसे अभी महाराष्ट्र में इसी साल के बजट में बधावन पोर्ट जो है सरकार ने इनॉग्रेट किया है। बधावन पोर्ट महाराष्ट्र में बन रहा है, नया पोर्ट है। न्यू पोर्ट का डेवलपमेंट करना है। ओल्ड जो पोर्ट है, एग्जिस्टिंग पोर्ट है, ये ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाया, मेजर पोर्ट्स ऑफिसर्स बैच, ओल्ड पोर्ट्स का मॉडर्नाइजेशन करना है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है। साथ ही साथ कनेक्टिंग रोड्स और कनेक्टिंग लिंक्स डेवलप करने हैं 4 से 20 के। इसका पूरे का पर्पज सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई है। क्लियर है? जो मैंने बताया वही सब इस पे लिखा हुआ है।
जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट का पर्पस है भारत में जो रिवर वाटरवेज है, जो नदी जलमार्ग है, उन पर नदी जलमार्ग को भारत में फ्री ट्रांसपोर्टेशन माल ढुलाई का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बना देना, इसका एक पर्पज है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया है और जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट पहला लॉन्च किया गया किसके लिए? भारत का जो नेशनल वाटरवे वन है, कौन सी रिवर पर है? गंगा रिवर पर है। बनारस से हल्दिया कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, बनारस यूपी में, इसके बीच में यहाँ पर क्या करना है? मल्टी मॉडल टर्मिनल्स को डेवलप करना है, लॉजिस्टिक पार्क्स को डेवलप करना है। क्लियर है? मतलब एक प्रकार से लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है इस नेशनल वाटरवे के अलोंग हल्दिया से बनारस और इसके जितने वाटरवेज हैं उन सब पे इस जलमार्ग प्रोजेक्ट को आगे क्या किया जाएगा? डेवलपमेंट के लिए आगे एक्सपेंड किया जाएगा। भारत में नेशनल वाटरवेज की बात करें तो पहला गंगा नदी पर है। याद रखना है कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। ये दुबरी सादिया अगर लिखा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया तक है। इलाहाबाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है ना। कौन से स्टेट्स आएंगे? यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से होकर जाता है ये गंगा रिवर पर। दूसरा ब्रह्मपुत्रा रिवर पर है, आसाम में है। धुबरी और सादिया के बीच में है, 891 किलोमीटर है। आसाम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय इसमें शामिल होते हैं। ये जो वाटरवेज हैं आप देख सकते हो, ये सारे वाटरवेज यहाँ पे लिखे हैं। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। क्लियर है? ये देखिए, ये थर्ड है। वेस्ट कोस्ट कनाल ये थर्ड है। यहाँ से चलता है और कहाँ तक है? यहाँ तक जाता है। वैसे कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाता है केरला में, वेस्ट कोस्ट कनाल। ये तीसरा है, ये चौथा है यहाँ। क्लियर है? चौथा कहाँ पर है? ये बकिंगम कैनाल है, कृष्णा गोदावरी, ये वाला जो गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, और ये नीचे कावेरी रिवर पुदुचेरी तक आता है। क्लियर है? इस तरीके से भारत में वाटरवेज तैयार किए जा रहे हैं। तीसरा ये देखो, कोल्लम टू कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबा है, केरला में है। चौथा ये देखिए गोदावरी कृष्णा और कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर और कुछ कनाल्स हैं जैसे काकीनाडा टू पुदुचेरी, काकीनाडा टू पुदुचेरी। ये काकीनाडा कनाल है, यहाँ पे देख सकते हो, ये काकीनाडा कनाल है आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से काकीनाडा कनाल से कहाँ तक? बकिंगम कनाल को ऐड करते हुए पुदुचेरी तक जाता है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी में। नेशनल वाटरवे 5 ब्राह्मणी रिवर पर उड़ीसा में, डेल्टा कनाल और ब्राह्मणी रिवर पर है। गोइनखाली टू तलचर है, ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। आप यह देख सकते हो, इधर ये ब्राह्मणी रिवर है, ईस्ट कोस्ट कनाल है, इसको इससे जोड़ता है। 5। छठा है नॉर्थ ईस्ट में बराक रिवर पर। बराक रिवर ब्रह्मपुत्रा के ट्रिब्यूटरी है, लखीपुर से बंगा तक है, 121 किलोमीटर का। आसाम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। ये बात है, छठा यहाँ पर है, लखीपुर से बंगा। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, अगर इसकी बात करें तो एक स्कीम है माहिर पावर सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देना है, जिससे जो नई टेक्नोलॉजी बेस्ड पावर है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे जियो थर्मल एनर्जी है ना, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट है, इन सब पे रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे हाइड्रोजन सेल टेक्नोलॉजी है, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी है, इन सब टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए। क्लियर है? 2023 में लॉन्च की गई है और ये 23-24 से 27-28 तक है। इससे होगा क्या? जब ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है भारत का, कब तक का? 2070 तक का, उसको पूरा किया जा सकेगा। कार्बन एमिशन क्या होगा? कम से कम होगा। तो मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ाया है आपको, जो भारत का NDC है, नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन है, उसको अचीव करना आसान हो जाएगा। भारत का 2070 तक का टारगेट जो नेट जीरो एमिशन का है वो भी आसान हो जाएगा, और जो भारत की एनर्जी डिमांड है उसको भी पूरा किया जा सकेगा।
इसके अलावा पावर सेक्टर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना है, जिसका पर्पज़ है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करना। जो रूरल जो हाउस होल्ड की लाइन है, हाउस होल्ड का जो स्टेशन है, लाइन सब स्टेशन है और एग्रीकल्चर का है, उनको अलग अलग करना, जिससे हाउस होल्ड में लाइट जा सके और एग्रीकल्चर को लाइट की कमी ना पड़े। नए सब स्टेशन बनाना प्रॉपर के, सेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट। उन्नत ज्योतिवाई अफोर्डेबल लाइट उजाला योजना इसका नाम है। इस योजना के अंतर्गत सस्ते में एलईडी बल्ब्स को बढ़ावा दिया गया। पहले वाले जो बल्ब थे वो बहुत ज़्यादा फ्लोरोसेंट जो बल्ब होते थे वो बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। तो एलईडी जो बल्ब्स हैं उनके प्रमोशन को बढ़ावा देने के वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम है EESL एनर्जी एफिशिएंसी सबसे लिमिटेड जो सरकार की एक क्या है पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो चला रही है। सस्ते में एलईडी बल्ब प्रोवाइड कराना इसका पर्पस था। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, इस योजना का पर्पस है, जहाँ तक मुझे याद है ये लिखा नहीं है शायद इसमें, मैं इसको लिख देता हूँ। 2018 में, एक बार इसको चेक जरूर कर लेना, 2018 में लॉन्च की गई सहज बिजली हर घर योजना। हर घर तक क्या कराना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। और जो पुअर फैमिलीज़ है उनके लिए फ्री में इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्री में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, लाइट के कनेक्शन, पावर कनेक्शन, हाउस होल्ड कनेक्शन दिए गए सौभाग्य योजना में। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे जिसके मंत्री आपको पता है बेलनून नितिन जयराम गडकरी जी। भारतमाला परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट, सागरमाला की थीम पर है। इसका 2015 में ये लॉन्च किया गया। भारत का जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में भारत का बॉर्डर एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, रोड, एक्सप्रेसवे है ना, बॉर्डर एरियाज में एयर स्ट्रिप्स बनाना जिससे हमारा डिफेंस और हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो एड्रेस हो सके। इसके साथ साथ भारत में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाना, औद्योगिक गलियारे बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना, क्लियर है, ये सारे इस प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाना, ये सब इसके पार्ट हैं। देखिए कनेक्टिंग क्या है, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाना है, इंटर कॉरिडोर्स एंड फीडर रूट्स बनाना है, नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना है, बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देना है, कोस्टल रोड्स और पोर्ट कनेक्टिविटी देना है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, नए एक्सप्रेसवे बनाना है। तो सेतु भारतम का मतलब है जहाँ जहाँ से ट्रेन जाती है उन पे जो ट्रेन पर जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, तो पूरे भारत के रेलवे नेटवर्क को रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर देना, या तो अंडरपास बना देना या ओवरपास बना देना, ये इसका पर्पज है। रूरल डेवलपमेंट कौन मिनिस्टर है, मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम 2005 में लॉन्च की गई, महात्मा गांधी, जिसका नाम था पहले नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एकमात्र ऐसी स्कीम है भारत की जो लीगल गारंटी देती है आपको। क्या इसमें एक साल में हर व्यक्ति को उसके गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में पर ईयर 100 दिन का अनस्किल्ड लेबर, जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड जॉब दी जाएगी, सरकार देगी अनस्किल्ड जॉब। पर्पज है इसका माइग्रेशन को रोकना, शहरों में लोग रोजगार के लिए ना जाएं, वहीं पर उनके गांव में ही रोजगार प्रोवाइड कराना, और लीगल गारंटी देती है सरकार। क्लियर है। 2009 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया, तो मनरेगा हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू की गई, अटल जी के टाइम में ये योजना है। सिटीज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होते हैं उन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जोड़ना था रोड से, किससे, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी देना था सारे गांव की, और इसके अलग अलग फेज, तो ऑल वेदर रोड्स बनाना है, शहरों को उससे जोड़ देना है, कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। पहला फेज 2000 में, दूसरा फेज 2013 में, तीसरा फेज 19-20। अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की अगर स्कीम्स की बात करें तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स जो माल ढुलाई करेंगे, माल ढुलाई मतलब जो गुड्स कैरियर होंगे केवल,
अभी आपको पता है रेलगाड़ी भी उसी ट्रैक पे चलती है, मालगाड़ी भी, तो दोनों लेट होती है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने पे कंपनियों का प्रॉफिट कम हो जाता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल कम हो जाता है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिमोटिवेट होता है। तो भारत सरकार ने अलग अलग पूरे देश में डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का एक पूरा जाल बिछाया है और उसको डेवलप किया जा रहा है, जिसमें मालगाड़ियाँ डेडिकेटेड होके, मतलब एक मालगाड़ी का ट्रैक होगा, उस पर केवल मालगाड़ियाँ चलेंगी। तो आगे आने वाले टाइम में सवारी गाड़ी और फ्रीट जो ट्रेन होती है, दोनों का जो कॉरिडोर है वो अलग हो जाएंगे। क्लियर है? तो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर आप देख सकते हो, इसको कहते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो लुधियाना पंजाब से जाता है, हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद कहाँ पे, झारखंड, और झारखंड से होता हुआ वेस्ट बंगाल के दमकुनी तक जाता है। फिर आता है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई से जाता है, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से अहमदाबाद होते हुए राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, और हरियाणा से होते हुए नोएडा के दादरी जाता है, और यहीं पर ये क्या करता है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर से मिल जाता है। ये 2 पे लगभग काम पूरा हो चुका है। तीसरा काम चल रहा है कौन सा, यहाँ से ईस्ट और वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो पालघर से जाता है महाराष्ट्र से, और ये महाराष्ट्र से होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, यहाँ दमकुनी तक पहुँच जाता है, वेस्ट बंगाल में कनेक्ट हो जाता है। चौथा ये विजयवाड़ा से नॉर्थ साउथ जो है, विजयवाड़ा से पृथला तक आता है, दिल्ली तक, सॉरी उत्तर प्रदेश तक आता है। और पांचवा ये देखिए आप, मजगांव अंकोला हुबली से होता हुआ, ये यहाँ से होता हुआ कहाँ तक आता है, रेनीगुंटा आंध्र प्रदेश तक आता है, और फिर अराकोम तमिलनाडु तक आता है। और एक ये ईस्टर्न कोस्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जो खड़गपुर पश्चिम बंगाल से विजयवाड़ा आंध्र तक आता है। इस तरीके से भारत में ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स हैं, जिससे पूरा भारत में जो पूरा भारत का जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का, उसको कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या हो सके, बढ़ सके। बेसिकली भारत एक्सपोर्ट इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, मेक इन इंडिया की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उसके पर्पज़ के लिए किसान रेल बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। किसानों के लिए एक प्रकार से ये चलता फिरता फ्रिज है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन है। 100 से ज़्यादा चलाई जा चुकी है ये। आपका काम है, आप गूगल करके पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चलाई गई और 100वीं कहाँ से कहाँ चलाई गई, ये अब चलता फिरता फ्रिज है। आपको पता है जो पेरिसेबल गुड्स होती हैं, एग्रीकल्चर गुड्स, जैसे प्याज है, टमाटर है, जैसे पनीर है, दूध है, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो सरकार क्या करती है, ये किसान रेल चला रही है, एक चलता फिरता फ्रिज होगा, जिसमें भारत का किसी भी कोने का किसान किसी दूसरे कोने में जाके अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकता है, बेच सकता है, आसानी से अच्छे रेट पे बेच सकता है। इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडी सरकार देगी। इस रेल से उसके प्रोडक्ट को एक मार्केट से दूसरे मार्केट पहुंचाया जा सकता है। क्लियर है? अदरवाइज किसान को एक प्रोडक्ट्स को ले जाता था तो कॉस्ट बढ़ जाती थी, उसका आधा जाते हैं। रेल मदद पोर्टल है, पर्पज है जो पैसेंजर्स हैं रेलवे के, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उनको रिड्रेस करने के लिए ये पोर्टल है। भारत गौरव ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेन भारत के कल्चरल हेरिटेज को, रिच कल्चरल हेरिटेज का दर्शन कराती है। और ये इसमें सर्किट वेज जो बनाए, भारत में जो सर्किट्स बनाए गए हैं, आपको पता होगा भारत में थीमेटिक सर्किट्स बनाए गए हैं। स्कीम का नाम है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इस स्कीम के अंतर्गत भारत में थीमेटिक सर्किट डेवलप किए गए हैं, जैसे रामा सर्किट, भगवान श्री राम से संबंधित जो जगह हैं उनको जोड़ा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से, रोड से, रेलवे से, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। कृष्णा सर्किट, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो जगह हैं भारत में, इनको जोड़ा गया है। ट्राइबल सर्किट, भारत में जहाँ जहाँ ट्राइबल एरियाज़ हैं उनका जो हेरिटेज है उसको दिखाने के लिए। नॉर्थ ईस्ट सर्किट, भारत में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है वहाँ का जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है उनको जोड़कर बनाए गए हैं। इस तरीके से बहुत सारे सर्किट्स बनाए गए हैं। और ये भारत गौरव ट्रेन, लेकिन ये प्राइवेट ट्रेन भी है और पब्लिक सेक्टर की ट्रेन, दोनों सरकारी ट्रेनें भी, प्राइवेट ट्रेनें दोनों भी। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आया जापान से, और यहाँ से भारत में इस प्रोडक्ट इसको लाया गया। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का क्या होता है, एक्सपर्टीज होती है।
उसकी इंडस्ट्री डेवलप की जा सकती है पूरे देश में, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर उसका एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की जा सकती है। इसी तरीके से हर स्टेशन को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से जोड़ के वहाँ पे उसके मैन्युफैक्चरिंग को और उससे संबंधित शॉप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है इंडियन रेलवे का। तो आप देखोगे कि हर एक स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ का एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा, उसकी बहुत सारी शॉप्स होंगी, उसका प्रमोशन हो रहा होगा, वो बिक रहा होगा, तो वहाँ के लोगों को, जो लोकल के लोग हैं वहाँ पे, उनको क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चिराग पासवान इसके मिनिस्टर हैं। इसकी स्कीम्स को देख लेते हैं। पीएम किसान संपदा, किसान संपदा योजना का पर्पज है भारत में जो है मेगा फूड पार्क्स बनाने हैं, मेगा फूड पार्क्स। और जहाँ पर क्या लगेंगी, यहाँ पे मेगा फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार तैयार करके देगी इस स्कीम के अंतर्गत। और वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंधित बहुत सारी इंडस्ट्री, एक प्रकार से इस मेगा फूड पार्क में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगेंगी। एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज काम करेंगी। इसके अलावा इसमें स्किल डेवलपमेंट, फूड पार्क्स बनाना, क्लस्टर्स डेवलप करना, क्लियर है, स्किल डेवलपमेंट्स को, मार्केटिंग को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। तो ये आपकी सारी स्कीम्स हो गई, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स थी उनको मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपके जो भी फर्दर एग्जाम्स है उसमें जहाँ भी जिस एग्ज़ाम आप, जहाँ भी, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, कितने भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, वहाँ पे स्कीम से जो क्वेश्चन पूछेगा, आई होप कि आपको इन स्कीम से आपको कई क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में मिल जाएंगे। हमारा ऑफिसर्स बैच चल रहा है एसएससी 2024-25 और वनडे एग्जाम्स के लिए, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, एसएससी, सीएचएसएन, सीपीओ, स्टेनो, डीएस, ट्रिपल एसवी, इन सबको हम कवर करते हैं। और इसमें ऑल सब्जेक्ट्स, मैथ, डीएस, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा कंप्यूटर, ये सारी क्लासेज आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर है, इनकी आपको ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी इसी कोर्स में। ये सारा इस कोर्स में आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही साथ हर महीने यहाँ पे न्यू टारगेट बैचेज आते हैं, स्टार्ट होते हैं, जिससे आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी के लिए स्पेशल टारगेटेड बैच भी हैं। जनरल अवेयरनेस का एक बैच है, मैथ के लिए द्रोणाचार्य बैच, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी अलग अलग बैचेज हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप टारगेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत एंजॉय करोगे आप इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।